एपिसोड नंबर 1271। भ्रामक तकनीक। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में एक अजीब प्रकाश चमक उठा। ये पहली बार था जब उन्हें पता चला कि यिनसू दाई वास्तव में एक भ्रामक तकनीक का उपयोग कर रही थी और एक जिसमें वह काफी पारंगत लगती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि हर बार जब उन्होंने उन्हें देखा तो वह हमेशा एक अनंत आकर्षण उत्सर्जित करेगी। ये पता चला कि यह महिला वास्तव में एक भ्रामक तकनीक का उपयोग कर रही थी। यिनसू दाई को ये कहते हुए सुनकर सुंदरी धारक का सुंदर चेहरा डूब गया, क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, क्या तुमने किसी को मेरी जासूसी करने के लिए कहा था? यिनसू दाई ने लापरवाही से अपने बाल साफ किए और खिलखिलाकर हंसी। वरिष्ठ बहन, आप क्या कह रही हैं? छोटी बहन बस वरिष्ठ बहन के बारे में चिंतित है। पिछली बार वरिष्ठ बहन बिना कहे चली गई और किसी को नहीं पता था कि वह कहाँ चली गई। यहाँ तक कि सम्मानित गुरु को भी नहीं पता था। इसलिए छोटी बहन वरिष्ठ बहन के बारे में किसी भी खबर के लिए नजर रख रही है। अभी मैंने एक संदेश सुना जिसमें कहा गया था कि वरिष्ठ बहन सुरक्षित रूप से वापस आ गई हैं। यह अच्छी खबर है। न केवल छोटी बहन खुश है, बल्कि सम्मानित गुरु भी बहुत खुश है और आपसे मिलना चाहती हैं। सम्मानित गुरु। सुंदरी धारक के चेहरे पर एक जटिल भाव चमक उठा, जैसे कि वह अब यिनसू दाई के साथ बहस करने के मन में नहीं थी। इसके बजाय कहा, तुम सब तितली चोटी पर क्यों नहीं रुकी और इसके बजाय इस बारे में बात करने के लिए यहाँ आई? तो तुम मुझसे और क्या कहना चाहती हो? यिनसू दाई का भाव उदासी भरा हो गया, लेकिन अचानक उनकी सुंदर आंखें चमक उठी, जैसे कि उन्होंने कुछ सोचा हो। ठीक है, एक और अच्छी बात है जिसे मैं वरिष्ठ बहन के साथ साझा करना चाहती हूँ। सम्मानित गुरु वर्तमान में ग्रैंड मास्टर जियाओ से एक उत्पत्ति संक्षेपण गोली को परिष्कृत करने के लिए कह रही है, और हालांकि 2 भट्टियां पहले ही बर्बाद हो चुकी है, ग्रैंड मास्टर जियाओ ने कहा कि अगली 80% सफल होनी चाहिए। जब वो समय आएगा तो छोटी बहन उत्पत्ति वापसी कोटि में तोड़ने के लिए एकांत में प्रवेश कर सकती है और वरिष्ठ बहन से मिलने का समय नहीं होगा। अगर वरिष्ठ बहन अकेला महसूस कर रही है तो छोटी बहन आपके साथ कुछ दासियों को व्यवस्था क्यों नहीं करती? यिनसू दाई ने मासूमियत से मुस्कुराया, जैसे कि वह वास्तव में सुंदरी धारक के बारे में सोच रही थी। उनकी बहन की भावनाएं स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। हालांकि कोई भी उनके शब्दों में थोड़ी सी आत्मसंतुष्टि सुन सकता था। एक उत्पत्ति संक्षेपण गोली। सुंदरी धारक ने उदासीनता से सिर हिलाया, तो मुझे छोटी बहन को बधाई देनी चाहिए। हाँ, ये सब वरिष्ठ बहन के लियुयान के रेगिस्तान में पन्ना रेशम घास के कुछ तने ढूंढने के कारण है, अन्यथा एक उत्पत्ति संक्षेपण गोली को परिष्कृत करना असंभव होता। छोटी बहन इतनी भाग्यशाली नहीं थी और पन्ना रेशम घास का एक भी तना नहीं ढूंढ सकी। हाँ। यिनसू दाई ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, संभवतः बहुत परेशान थी। सुंदरी धारक के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दिखाई दी। इस बात की परवाह नहीं की कि उन्होंने इतनी मेहनत से ढूंढा था कि पन्ना रेशम घास यिनसू दाई पर इस्तेमाल किया गया था। इसके बजाय कहा, छोटी बहन वरिष्ठ, अगर कुछ और नहीं है तो छोटी बहन कृपया वापस जाओ। चूंकि तुम उत्पत्ति वापसी चरण में तोड़ने की तैयारी कर रही हो तो तुम्हें स्वाभाविक रूप से कुछ तैयारी करने की आवश्यकता है। अन्यथा अगर तुम असफल हो जाती हो तो तुम गुरु के प्रयासों को निराश कर दोगी। वरिष्ठ 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 बहन, वरिष्ठ 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 कहती है। वरिष्ठ 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 बहन को वरिष्ठ बहन की तरह। सू की वरिष्ठ वरिष्ठ बहन के पास मनोरंजन के लिए एक मेहमान है, इसलिए वह तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। सुंदरी धारक ने यिनसू दाई के चेहरे पर बदसूरत भाव को नजरअंदाज किया और उन्हें जाने का आदेश दिया। हालांकि यिनसू दाई का जाने का कोई इरादा नहीं था। ये देखकर कि सुंदरी धारक को धमकाने के उनके प्रयासों का कोई असर नहीं हुआ, उनकी सुंदर आंखें संकीर्ण हो गईं, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को घूर लिया और एक मुस्कान के साथ कहा, ये छोटा भाई बहुत परिचित लगता है, क्या हम पहले कहीं मिले हैं? त्रिपाठी जीवप्ती का भाव जम गया। उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि उन्हें रंगीन कांट संप्रदाय में आते ही इस वरिष्ठ बहन और छोटी बहन के बीच आंतरिक विवाद में शामिल किया जाएगा, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की और बस मुस्कुराया। हाँ, वरिष्ठ बहन यिन और मैं वास्तव में कुछ बार मिले हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने वरिष्ठ बहन यिन की लंबे समय से प्रशंसा की है। ये बस है कि यह व्यक्ति अच्छी तरह से ज्ञात नहीं है, इसलिए वरिष्ठ बहन यिन ने शायद ध्यान नहीं दिया होगा। जब यिनसू दाई ने ये सुना तो उनके चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान खिल गई, क्योंकि वह खिलखिलाकर हंसी। त्रिपाठी जीवप्ती की चाटुकारिता से बहुत संतुष्ट थी। सुंदरी धारक दूसरी ओर भौहें चढ़ा ली, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर एक अजीब भाव डाला। ज्ञान के लिए वह बस जगह पर खड़ी थी, कुछ भी नहीं कह रही थी और न ही कुछ कर रही थी, जैसे कि वह मौजूद नहीं थी। हाँ, मुझे अब याद है, तुम्हें उस यादव गुणवान के साथ होना चाहिए। तुम वरिष्ठ बहन को कैसे जानते हो? यिनसू दाई की आवाज अचानक नर्म हो गई। अन्य जिन्होंने ये सुना उन्हें नहीं लगा कि इसमें कुछ भी गलत है, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक महसूस किया कि उनका रक्त प्रवाह तेज हो गया है और एक नर्म फुसफुसाहट उनके कानों तक पहुंचती लगी, जैसे कि एक अदृश्य हाथ उनके गालों को सहला रहा था, जिससे उन्हें अत्यंत आरामदायक महसूस हुआ। हाँ, मैं उनसे लियुयान के रेगिस्तान में मिला। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और सहयोगात्मक रूप से जवाब दिया। तो यह ऐसा है, लेकिन चूंकि वरिष्ठ बहन तुम्हें एक मेहमान के रूप में वापस आमंत्रित करने में सक्षम थी, ऐसा लगता है कि वरिष्ठ बहन के साथ तुम्हारा संबंध उथला नहीं है। यिनसू दाई ने एक गोल तरीके से कहा, लेकिन इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती जवाब दे सके,
वह फिर से मुस्कुराई। उनकी आंखों में एक अजीब प्रकाश चमक रहा था, एक अजीब आकर्षण उत्सर्जित कर रहा था जिसने त्रिपाठी जीवक्ति के दिल के तारों को खींचा, क्योंकि उन्होंने कहा, अगर छोटा भाई को बुरा नहीं लगता है तो तुम कभी मेरे सौ तितली चोटी का दौरा क्यों नहीं करते। हालांकि मेरा सौ तितली चोटी यहाँ करीब नहीं है, इसका अपना एक अद्वितीय आकर्षण है, इसलिए मुझे यकीन है कि तुम निराश नहीं होंगे। त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें अचानक चमक उठी क्योंकि उनका चेहरा असामान्य रूप से लाल हो गया, संभवतः अनजाने में सिर हिलाते हुए। अच्छा, ये व्यक्ति और नहीं मान सकता। जैसे ही उन्होंने बात की, उनके मुंह के कोने से लार टपकती लगी क्योंकि उनके चेहरे पर वासना का एक घिनौना भाव दिखाई दिया। यिनसू दाई, सुंदरी धारक अचानक चिल्लाई, ये जानते हुए कि त्रिपाठी जीवक्ति को उनकी छोटी बहन की भ्रामक तकनीक से प्रभावित होना चाहिए था। अपनी संत शक्ति को पागलपन से धक्का देते हुए उन्होंने अपने चेहरे पर एक खतरनाक भाव पहना, जैसे कि अगर उन्होंने अपनी भ्रामक तकनीक वापस नहीं ली तो वह यिनसू दाई पर हमला करेगी। क्या बात है। यिनसू दाई ने मासूमियत से सुंदरी धारक को देखा, उनका अमूर्त आकर्षण त्रिपाठी जीवक्ति की ओर और भी अधिक भयंकर रूप से उमड़ रहा था। उस पल त्रिपाठी जीवक्ति के नथुनों से दो गर्म धमाके निकले और वह अनजाने में आगे दौड़ने लगे, स्पष्ट रूप से यिनसू दाई के सामने पहुंच गए। तुरंत यिनसू दाई और सुंदरी धारक की हैरान नजरों के तहत त्रिपाठी जीवक्ति ने यिनसू दाई के दोनों ज़ैद हाथों को पकड़ लिया। एक पल के लिए भयंकर रूप से ऐसा था जैसे त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज को पकड़ लिया था और फिर से जाने के लिए तैयार नहीं थे। उसी समय उनकी आंखों में एक भयानक आग का प्रकाश चमक उठा और उनके शरीर का तापमान काफी बढ़ गया। यिनसू दाई जगह पर स्तब्ध थी जबकि सुंदरी धारक भी हैरान थी। जिस पर त्रिपाठी जीवक्ति दौड़कर आए, चाहे वो सुंदरी धारक हो या यिनसू दाई, दोनों उन्हें रोकना चाहती थी, लेकिन दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि क्यों। जब तक दोनों महिलाएं ठीक हुई, त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले ही यिनसू दाई के दोनों हाथों को पकड़ लिया था। अपने हाथों में तेज दर्द महसूस करते हुए और अपने सामने इस बदसूरत आदमी की आंखों में पागल भाव देखकर यिनसू दाई हैरान और गुस्से में थी, अपनी संत शक्ति को भयंकर रूप से धक्का दे रही थी, लेकिन अगले पल वह शांत हो गई। उनकी आंखें पानी भरी हो गईं क्योंकि वह त्रिपाठी जीवक्ति की ओर मुड़ी और कहा, तुमने मुझे चोट पहुंचाई। आह! त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गए, उनके चेहरे पर अपराध का एक भाव भर गया, लेकिन उनके दो बड़े हाथ अभी भी यिनसू दाई को कसकर पकड़े हुए थे। उन्होंने जितना कठिन खींचने की कोशिश की, वह छूटने में असमर्थ थी। उनके नाजुक और नर्म हाथों को महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति लाल हो गए और कहा, ये दर्द नहीं करता, मेरे पास अब समय है, हम अभी सो तितली चोटी पर क्यों नहीं जाते। किसी भी मामले में तुम्हारी वरिष्ठ बहन के पास यहाँ कुछ भी करने के लिए नहीं है, इसलिए रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यिनसू दाई सूखी हंसी। हालांकि वह त्रिपाठी जीवक्ति को थप्पड़ मारने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, उनके पास अपने दिल में गुस्से को दबाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उनकी आंखों में अस्पष्ट प्रकाश तेज और तेज हो गया क्योंकि उन्होंने सीधे त्रिपाठी जीवक्ति की आंखों में घूर लिया। क्या तुमने अभी मुझे अपने साथ आने के लिए आमंत्रित नहीं किया? तुम किसका इंतजार कर रही हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें आग्रह करना शुरू कर दिया, संभवतः उनके साथ सौ तितली चोटी पर वापस जाने के लिए अधीर थे। ये देखकर यिनसू दाई का भाव बदल गया और वह अब देरी करने के लिए तैयार नहीं थी। अपनी संत शक्ति को धक्का देते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की पकड़ से मुक्त हो गई। इस अवसर का फायदा उठाते हुए यिनसू दाई की आकृति झिलमिलाहट हुई और कुछ दर्जन मीटर दूर फिर से दिखाई दी। अपने दो छोटे हाथों को अपनी आस्तीन में छिपा लिया, जिससे ये देखना असंभव हो गया कि वे कैसे थे, लेकिन यह स्पष्ट था कि त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा थोड़ी देर के लिए लुभाने के बाद यिनसू दाई का भाव निश्चित रूप से सुखद नहीं था। त्रिपाठी जीवक्ति को ठंडे रूप से घूरते हुए, जो अभी भी अपनी मोह तकनीक में डूबे हुए लगते थे, यिनसू दाई का भाव उदासी भरा हो गया। हालांकि एक आकृति चमक उठी और सुंदरी धारक त्रिपाठी जीवक्ति के सामने दिखाई दी, ठंडे रूप से कहते हुए, छोटी बहन, कृपया वापस जाओ। यिनसू दाई ने अपने दांत पीसे और एक गहरी सांस ली। उनकी छाती एक अतिरंजित तरीके से उठ रही थी और गिर रही थी, अपने लुभावनी विक्रों को दिखाते हुए, क्योंकि उन्होंने फुसफुसाया, वरिष्ठ बहन, सम्मानित गुरु को सम्मान देना न भूले, वह हमेशा आपके बारे में सोच रही है। छोटी बहन अब विदा लेगी। ऐसा कहते हुए यिनसू दाई की फीनिक्स आंखें संकीर्ण हो गई और उनमें एक ठंडा प्रकाश चमक उठा क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को घूर लिया, जैसे कि वह उनके रूप को अपनी आत्मा की गहराइयों में उकेरना चाहती थी। अपना पैर पटका और अपने तारा शटल पर उड़ गईं। हजार ब्रह्म चोटी से 10 किलोमीटर दूर होने के बाद यिनसू दाई ने अपने हाथ अपनी आस्तीन से बाहर निकाले और उन्हें अपनी पलकों के नीचे जांचा। उनका सुंदर चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। उनके त्रुटिहीन ज़ैद जैसे हाथ अब चोटों से ढके हुए थे। यिनसू दाई को नहीं पता था कि उस बदबूदार आदमी ने ऐसी क्रूर शक्ति कहाँ से प्राप्त की थी, नहीं वह नाजुक लिंग के लिए कोमल भावनाओं को रखने की अवधारणा को समझती थी। इस बार वह ऊन के लिए गई थी और शेव घर आई थी, जिससे यिनसू दाई के फेफड़े फट गए। गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवक्ति से अपने दिल में नफरत करते हुए उन्होंने उन्हें एक सबक सिखाने का एक अवसर खोजने की योजना बनाई। हजार ब्रह्म चोटी के पत्थर के मंच पर 3 का एक समूह वहां खड़ा था। यांगियान और सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवक्ति की पीठ को घूर लिया, जबकि त्रिपाठी जीवक्ति ने उस दिशा में घूर लिया जहां यिनसू दाई गायब हो गई थी। उनके चेहरे पर अफसोस का एक भाव भर गया था। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने आह भरी और धीरे से सिर हिलाया।
मुड़कर उन्होंने दोनों महिलाओं को उन्हें घूरते हुए देखा और आश्चर्य में पूछा, क्या गलत है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? तुम उनकी मोह तकनीक के शिकार नहीं हुए? अगर सुंदरी धारक अभी भी नहीं बता सकती थी तो उन्होंने अपने कई वर्षों के अनुभव को बर्बाद कर दिया होगा। इस पल में त्रिपाठी जीवप्ती का व्यवहार पहले से पूरी तरह से अलग था और उनकी आंखें साफ और चमकीली थीं। मोह तकनीक। त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में घूम गया। उन्होंने इसे गलत व्यक्ति पर इस्तेमाल किया। तो तुमने क्यों? सुंदरी धारक की आंखों में एक जटिल प्रकाश चमक उठा क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया और हंसकर कहा, तुम्हारा साहस वास्तव में बड़ा है, वास्तव में उनका फायदा उठाना। अगर उन्होंने इसे मौके पर देखा होता तो वह निश्चित रूप से तुम्हें जाने नहीं देती। क्या उन्होंने इसे नहीं देखा? त्रिपाठी जीवप्ती खिलखिलाकर हंसे। धन्यवाद। सुंदरी धारक ने अचानक आभार का एक भाव दिखाया और ईमानदारी से उन्हें धन्यवाद दिया। वह जानती थी कि अगर त्रिपाठी जीवप्ती यिनसू दाई को उन्हें अपमानित करते हुए नहीं सह पाते तो वह ऐसा नहीं करते। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और फुसफुसाया, कोई आवश्यकता नहीं है, उन्होंने पहले मुझ पर हमला किया, मैं बस जवाबी हमला कर रहा था। अन्य वरिष्ठ बहन की शिकायतों। त्रिपाठी जीवप्ती हस्तक्षेप करने के लिए बहुत आलसी थे। इस बार यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य हजार भ्रम रंगीन कांच पर्वत प्राप्त करना था। सुंदरी धारक की मदद करना बस एक बहाना था, लेकिन यिनसू दाई ने लापरवाही से उन पर अपनी मोह तकनीक का उपयोग किया था। अगर यह रंगीन कांच संप्रदाय नहीं होता तो त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देते। एपिसोड नंबर 1272। सुंदरी धारक मुस्कुराई और अर्थपूर्ण ढंग से पूछा, कैसा लगता है? त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा लाल हो गया क्योंकि वह खिलखिलाकर हंसे, बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। छायांकित तारा की प्रसिद्ध सुंदरियों में से एक होने के योग्य, तुम्हारी त्वचा नाजुक और अच्छी तरह से बनाए रखी गई है। त्रिपाठी जीवप्ती को वास्तव में इस बारे में बात करते हुए देखकर सुंदरी धारक इसे अब और नहीं सह सकी और हल्के से फुसफुसाया, इससे पहले कि अब और इसके बारे में बात न करें। त्रिपाठी जीवप्ती और यांग्यान को पर्वत गलियारे में नेतृत्व किया। गलियारे में प्रवेश करने के बाद सुंदरी धारक ने अपना हाथ पत्थर की दीवार पर रखा और अपनी संग शक्ति संचालित की जेड लट्टन को बुलाया जो पहले अंदर उड़ गया था। तुरंत बाद पत्थर की दीवार में छेद चुपचाप बंद हो गया। कृपया मेरा अनुसरण करें। सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवप्ती और यांग्यान को पर्वत गलियारे से नेतृत्व करने से पहले सामने से इशारा किया। लगभग 1000 मीटर चलने के बाद अचानक एक विशाल गुफा दिखाई दी। इसने लगभग 1000 मीटर का एक क्षेत्र कवर किया और हजार ब्रह्म चोटी के अंदर से खोखला किया हुआ लगता था। इस गुफा का अंदर का हिस्सा अत्यंत खाली था, जिसमें मानव निर्मित नक्काशी का थोड़ा सा भी निशान नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि यह गुफा वास्तव में स्वाभाविक रूप से बनी थी, कृत्रिम रूप से खोदी नहीं गई थी। गुफा के ऊपर कई मोटी और पतली गहरे लाल स्तंभ उल्टे लटक रहे थे, जैसे तेज शंकु जो किसी भी समय गिर सकते थे, जिससे एक अत्यंत खतरनाक दृश्य बनता था। कार्स्ट गुफा के नीचे कई लावा स्तंभ भी थे, जिससे पूरी कार्स्ट गुफा एक गंदा पत्थर के जंगल की तरह लगती थी, भ्रमित करने वाली और जटिल। एक प्राकृतिक आत्मिक व्यू। यांग्यान ने इन पिघले हुए स्तंभों पर अपनी आंखें साफ करने के बाद उन्होंने अचानक एक नर्म रोना छोड़ा। उनकी सुंदर आंखें चमक उठी क्योंकि वह वहां खड़ी थी, जाने के लिए नहीं चाहती थी। निश्चित रूप से मैं बड़ी बहन यांग्यान की आंखों से छिप नहीं सकती। सुंदरी धारक भी रुक गई और वापस मुड़कर यांग्यान को कुछ प्रशंसा के साथ देखा, इससे पहले कि समझाया। हाँ, हजार ब्रह्म चोटी पर इस गुफा में वास्तव में एक प्राकृतिक आत्मिक व्यू है, लेकिन इसका केवल एक कुछ भ्रामक प्रभाव है और इसमें ज्यादा शक्ति नहीं है। यांग्यान ने थोड़ी देर के लिए चारों ओर देखना जारी रखा, इससे पहले कि पूछा, क्या किसी ने यहाँ प्राकृतिक आत्मिक व्यू को बदल दिया? हाँ, यह उन लोगों में से एक था जो हजार ब्रह्म चोटी पर रहते थे। सुंदरी धारक ने कुछ सोचा और उनकी आंखें थोड़ी मंद हो गई, लेकिन उन्होंने जल्दी से वापस लिया और जारी रखा। उस व्यक्ति को आत्मिक व्यूहों की कुछ समझ थी, इसलिए उन्होंने यहाँ प्राकृतिक आत्मिक व्यूह को बदल दिया ताकि इसमें न केवल एक भ्रामक प्रभाव हो बल्कि दुश्मनों को पीछे हटाने की क्षमता भी हो। क्या मैं अंदर जाकर देख सकती हूँ? यांग्यान ने पूछा। इस प्राकृतिक आत्मिक व्यूह में संभवतः बहुत रुचि रखती थी। बकवास। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक सीधे चेहरे के साथ यांग्यान को डांटा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या ये सुंदरी धारक का एकांत घर था, तो बाहर स्थापित एक आत्मिक व्यूह का सहज रूप से निरीक्षण कैसे किया जा सकता है? यह आसानी से एक निश्चित कार्य बन सकता था। सुंदरी धारक हल्के से मुस्कुराई और कहा, छोटे भाई त्रिपाठी, ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। चूंकि बड़ी बहन यांग्यान ने आत्मिक व्यूह में हाथ डाला है, इसलिए उनके लिए रुचि रखना सामान्य है। आखिरकार प्राकृतिक आत्मिक व्यूह काफी दुर्लभ और बनाने में मुश्किल है। अगर बड़ी बहन यांग्यान प्रवेश करना चाहती है तो बेशक आप कर सकती हैं, लेकिन मैं इस आत्मिक व्यूह में बहुत पारंगत नहीं हूँ। चूंकि वरिष्ठ जो यहाँ रहते थे उनका निधन हो गया, हालांकि मैंने इस आत्मिक व्यूह को संभाल लिया है, मैं इसके बारे में कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। मैं बस इतना जानती हूँ कि अंदर और बाहर जाने का एक सुरक्षित तरीका है। अगर बड़ी बहन यांग्यान इस आत्मिक व्यूह को तोड़ सकती है, इसके सार का पता लगा सकती है और मुझे सिखा सकती है, तो सुंदरी धारक बड़ी बहन यांग्यान की आभारी होंगी। तो यह ऐसा है। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा शांत हो गया। चूंकि सुंदरी धारक ने यांग्यान की शक्ति का ऋण लेने का इरादा किया,
तो वह उन्हें अब और नहीं रोक सकते थे, बस यान ज्ञान की ओर मुड़कर और पूछते हुए, क्या मैं? यान ज्ञान ने अपने होंठ घुमाए लेकिन जवाब नहीं दिया। इसके बजाय खुद को अपने काले लबादे में लपेट लिया और लावा स्तंभों में गायब हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती कड़वाहट से मुस्कुराए, ये जानते हुए कि उन्होंने यान ज्ञान की क्षमता को कम आंका था, जिससे वह बहुत गुस्से में थे। सुंदरी धारक दूसरी ओर यान ज्ञान का आत्मविश्वासी प्रदर्शन देखा और उनकी आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से इसकी प्रतीक्षा की। चलो चलते हैं, उनकी चिंता मत करो। किसी भी मामले में ये जगह पहले से ही तुम्हारा क्षेत्र है, वह इसे अध्ययन करने के बाद स्वाभाविक रूप से बाहर आएगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने सुंदरी धारक पर असहाय रूप से मुस्कुराया। अच्छा, सुंदरी धारक को स्वाभाविक रूप से कोई आपत्ति नहीं थी और लावा स्तंभों के माध्यम से त्रिपाठी जीवप्ती को नेतृत्व करना जारी रखा। ज्यादा देर बाद नहीं, उन दोनों ने गुफा को पार किया और एक और पर्वत सुरंग में प्रवेश किया। थोड़ी दूर चलने के बाद वे एक पत्थर के कमरे में पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने इस पत्थर के कमरे में प्रवेश किया, त्रिपाठी जीवप्ती का भाव हिल गया। उन्होंने पाया कि यहाँ गोलियों और जड़ी बूटियों की कई खुशबू थी और पत्थर के कमरे के अंदर 5 या 6 बड़े और छोटे कीमिया भट्टियां थीं। तभी उन्हें याद आया कि सुंदरी धारक भी एक कीमियागर थी। यादव गुणवान ने लियू यान रेत क्षेत्र में पहले इसका उल्लेख किया था। सुंदरी धारक को लाल मोमबत्ती फल के बारे में इतना कुछ क्यों पता था? इसका कारण ये था कि वह एक कीमियागर थी। हालांकि चूंकि उन्होंने उनसे यह अनुरोध किया था, उनका कीमिया स्तर बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती इस बारे में अच्छी तरह से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने ऐसे इशारा नहीं किया। छोटे भाई त्रिपाठी को मजाक करना चाहिए। मुझे डर है कि सुंदरी धारक की जगह छोटे भाई की आंखों में भी प्रवेश नहीं कर सकती, सुंदरी धारक ने एक मुस्कान के साथ कहा। तुम बहुत दयालु हो। युवा महिला के पास यहाँ एक पूरी तरह से अलग दुनिया है। यह अजगर गुफा पर्वत से बहुत बेहतर है। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे। छोटे भाई त्रिपाठी, सुंदरी धारक ने अचानक धीरे से पुकारा, अपनी सुंदर आंखों से सीधे उन्हें घूरते हुए। क्या बाहर की दुनिया में वास्तव में उत्पत्ति राजा कोटि कीमियागर हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने उनकी ओर देखा और अचानक खोज की कि छायांकित तारा पर कई लोग बाहर की दुनिया में रुचि रखते लगते हैं। उन्होंने 1 या 2 बार से अधिक समान सवाल पूछे जाने सुना था। एक गंभीर भाव के साथ त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, बाहर की दुनिया में वास्तव में उत्पत्ति राजा कोटि कीमियागर हैं। हालांकि मैंने कभी एक को नहीं देखा है, मैंने उनके बारे में सुना है। उत्पत्ति राजा कोटि कलाकृति शोधक और उत्पत्ति राजा कोटि स्वामी भी है। तारा स्वामी भी है। तारा स्वामी, सुंदरी धारक ने अपनी भौं उठाए। वह पौराणिक शक्तिशाली साधक जो एक तारे के स्रोत को परिष्कृत कर सकता है और इसका तारा स्वामी बन सकता है। हाँ, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होने चाहिए। मैंने सुना है कि एक तारे के स्रोत को परिष्कृत करना अत्यंत खतरनाक है और यहाँ तक कि उत्पत्ति राजा कोटि स्वामी भी इसे आसानी से प्रयास करने की हिम्मत नहीं करते हैं, अन्यथा उनकी आत्मा नष्ट हो सकती है। क्या यह ऐसा है? सुंदरी धारक मुस्कुराई जब उन्होंने ये सुना और तुरंत प्रसन्नता से कहा, अगर कोई अवसर है तो सुंदरी धारक बाहर की दुनिया के बारे में छोटे भाई त्रिपाठी से परामर्श करना चाहेंगी। मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई त्रिपाठी इनकार नहीं करेंगे। अच्छा, जब समय आएगा तो ये व्यक्ति निश्चित रूप से तुम्हें सच बताएगा। त्रिपाठी जीवप्ती आसानी से सहमत हो गए। हालांकि वह तारा क्षेत्र के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते थे। वह अभी भी एक व्यक्ति थे जो बाहर की दुनिया से आए थे, इसलिए छायांकित तारा की उनकी समझ यहाँ के लोगों की तुलना में बहुत गहरी थी, इसलिए उनके लिए इन चीजों के बारे में बात करना कोई समस्या नहीं थी। सुंदरी धारक ने कोई और सवाल नहीं पूछा और इसके बजाय त्रिपाठी जीवप्ती को पत्थर के कमरे के बगल में एक कमरे में आराम करने के लिए व्यवस्था की, इससे पहले कि त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ दिनों के लिए आराम करने के लिए कही, जबकि वह अपनी सम्मानित गुरु को सम्मान देने के लिए गई। आखिरकार जब उन्होंने पिछली बार रंगीन कांच संप्रदाय छोड़ा था तो उन्होंने किसी को नहीं बताया था और अभी यिनसू दाई उन्हें सूचित करने के लिए आई थी कि उनकी सम्मानित गुरु उनसे मिलना चाहती थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से अपनी सम्मानित गुरु को इंतजार नहीं करा सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ हिलाया और उन्हें जाने दिया। थोड़ी देर बाद सुंदरी धारक ने 1000 ब्रह्मचोटी छोड़ दी और नीले प्रकाश की एक धार में बदल गई, भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला में गायब हो गई। सुंदरी धारक के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से अपनी आंखें खोली। उनमें एक प्रकाश चमक उठा क्योंकि उनके चेहरे पर एक चालाक भाव दिखाई दिया। अपने हाथ के एक लहर के साथ उनके सामने एक आकृति दिखाई दी। ये पत्थर मूषक था जो वहां खड़ा था और त्रिपाठी जीवप्ती को मासूमियत से देख रहा था, संभवतः उनके निर्देशों का इंतजार कर रहा था। क्या तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। पत्थर मूषक ने अपना सिर झुका लिया और एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि सिर हिलाया। अच्छा, मैं तुम्हें स्थान बताऊंगा। याद रखना, अगर कोई खतरा है या अगर तुम्हें खोज लिया जाता है तो तुरंत वापस आ जाना और किसी को सतर्क न करना। त्रिपाठी जीवप्ती ने सावधानी से सलाह दी, इससे पहले कि अपनी उंगली बाहर निकाले और पत्थर मूषक के माथे को छुआ। उनकी उंगली पर एक हरा प्रकाश दिखाई दिया और पत्थर मूषक के सिर में प्रवेश किया। इस हरे प्रकाश में त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना का एक किनारा था और इसमें 1000 भ्रम रंगीन कांच पर्वत का स्थान स्पष्ट रूप से शामिल था। चूंकि 1000 भ्रम रंगीन कांच पर्वत रंगीन कांच संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना था, इसे बचाने वाले आत्मिक व्यूह निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होंगे।
हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को पत्थर मूषक की सुरक्षा में भरोसा था, हमेशा एक संभावना थी, यही कारण था कि उन्होंने इसे इतनी गंभीरता से चेतावनी दी थी। वह नहीं चाहते थे कि पत्थर मूषक जैसा एक साथी खो जाए केवल इसलिए कि उन्होंने थोड़ा सा हजार भ्रम रंगीन कांच चुरा लिया। जब से पत्थर मूषक का जन्म हुआ था, ये हमेशा ईमानदार और मेहनती रहा है, मेहनती लोगों के लिए एक आदर्श। उन्हें ऐसा अच्छा सहायक और कहाँ मिल सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना वाले हरे प्रकाश के पत्थर मूषक के सिर में प्रवेश करने के बाद ये जल्दी से गायब हो गया। पत्थर मूषक एक दोषमय जगह पर खड़ा था, संभवतः दिव्य चेतना में शामिल जानकारी को पचा रहा था। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चारों ओर घूम गईं और उसने चुपचाप अपना शरीर हिलाया, जिससे जमीन में एक छोटा छेद दिखाई दिया और पत्थर मूषक गायब हो गया। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे देखा, ये पहले से ही 1000 मीटर भूमिगत था और एक पल के लिए रुकने के बाद ये 1000 भ्रम रंगीन कांच पर्वत की दिशा में एक तेज गति से उड़ गया। पत्थर मूषक एक विशेष क्षमता के साथ पैदा हुआ था, इसलिए पृथ्वी उसकी हरकतों में बाधा नहीं डाल सकती थी। पत्थर मूषक को जारी करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया और जमीन में छोटे छेद को चिकना कर दिया, जिससे बाहर से इसमें कुछ भी गलत देखना असंभव हो गया। तभी वह ध्यान करने के लिए वापस आए। बात करते हुए त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी नहीं जानते थे कि सुंदरी धारक ने उन्हें यहाँ क्यों आमंत्रित किया था, लेकिन सुंदरी धारक के व्यक्तित्व के साथ वह शायद उनसे कुछ भी बहुत मुश्किल करने के लिए नहीं कहेंगी। अगर वास्तव में कुछ मुश्किल था तो त्रिपाठी जीवप्ती इनकार कर सकते थे। किसी भी मामले में यहाँ आने का उनका मुख्य उद्देश्य हासिल कर लिया गया था, उन्हें अब बस पत्थर मूषक के वापस आने का इंतजार करना था। ये समझने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत बस गए। 3 दिनों तक त्रिपाठी जीवप्ती ने सुंदरी धारक का कोई निशान नहीं देखा। दूसरी ओर यांग्यान एक भूत की तरह दिखाई दी, उनकी सुंदर आंखें उत्तेजना से चमक रही थी, संभवतः बाहर प्राकृतिक आत्मिक व्यूह का अध्ययन करने से उन्हें बहुत कुछ मिला था। त्रिपाठी जीवप्ती ने ज्यादा नहीं पूछा, क्योंकि भले ही उन्होंने पूछा होता तो वह नहीं समझ पाते, इसलिए उन्होंने बस उन्हें नजरअंदाज कर दिया। सुंदरी धारक अभी भी वापस नहीं आई थी, इसलिए यांग्यान आराम करने के लिए एक पास के कमरे में चली गई। 1000 भ्रम चोटी में और 2 दिन इंतजार करने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक सुंदरी धारक को दिखाई देते हुए देखा। हालांकि जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को अजीब महसूस कराया वह ये था कि सुंदरी धारक बहुत थकी हुई लगती थी, उनका भाव कुछ सुस्त था और उनकी आंखें लाल और सूजी हुई थी, स्पष्ट रूप से रोने का परिणाम। भले ही वह खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर कर रही थी, उनकी भौं में छिपी उदासी को मिटाना असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि उनके साथ क्या हुआ था जिसके कारण वह इस तरह बन गईं, लेकिन वह कल्पना कर सकते थे कि इसका उनके सम्मानित गुरु से कुछ लेना देना था। आखिरकार सुंदरी धारक अपनी सम्मानित गुरु से मिलने गई थी और 5 दिन बाद वापस लौटी, फिर भी उन्होंने ऐसा नाटकीय परिवर्तन किया था। सुंदरी धारक की दुर्घटना के बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं खोज कर सकता हूँ। एपिसोड नंबर 1273। सुंदरी धारक के वापस लौटने के बाद पहली चीज जो उन्होंने की वह थी यांग्यान से मिलना, और एक टोकन प्राप्त करने के बाद उनका मन तुरंत सुधर गया। यह इसलिए था क्योंकि यांग्यान ने न केवल उनके एकांत घर के बाहर प्राकृतिक आत्मिक व्यूह को तोड़ा था, बल्कि इसमें कुछ बदलाव भी किए थे, जिससे यह अधिक पूर्ण और उपयोग करने योग्य बन गया था। इसकी शक्ति में न केवल 30% की वृद्धि हुई थी, बल्कि इसने कई नए परिवर्तन भी हासिल किए थे। इसने सुंदरी धारक को बहुत खुश किया, लेकिन साथ ही वह यांग्यान के आत्मिक व्यूह के साथ कौशल से गुप्त रूप से आश्चर्यचकित थी। इस घटना के बाद उनके और यांग्यान के बीच का संबंध बहुत अधिक समन्वित हो गया था, इस हद तक कि वे एक दूसरे को बहनें भी पुकारती थी। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को बहुत भ्रमित किया। उन्हें केवल महसूस हुआ कि एक महिला का दिल समुद्र में एक सुई की तरह था, अप्रत्याशित और अप्रत्याशित। जब वे दोनों अपने रास्ते पर जल्दी कर रहे थे तो वे मूक लौकी की तरह थे, 1 महीने तक नहीं बोलते थे, लेकिन अब बस एक आत्मिक व्यूह के कारण वे अतुलनीय रूप से अंतरंग थे। पुरुष ऐसे नहीं थे। उनके वापस लौटने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से उनसे पूछना शुरू कर दिया कि उन्हें उनकी किस चीज में मदद की आवश्यकता है, लेकिन सुंदरी धारक अभी भी झिझक रही थी और केवल त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ और दिन इंतजार करने के लिए कहा, जबकि उन्होंने कुछ तैयारी की। जब समय आएगा तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें सच बताएंगी। उन्हें ये कहते हुए सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें अब और मजबूर नहीं किया और बस चुपचाप इंतजार किया। कुछ दिनों बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने पत्थर के कमरे के अंदर ध्यान कर रहे थे, अपने राक्षस रक्त धागे की खेती कर रहे थे, जबकि उनके सामने कलाकृति परिष्करण भट्टी में अपनी संत शक्ति डाल रहे थे। इस कलाकृति परिष्करण भट्टी के अंदर एक गहरा लाल अग्निकुल उलट रहा था, लगातार अपनी चोंच से शुद्ध और समृद्ध अग्नि ऊर्जा छिड़क रहा था ताकि कलाकृति परिष्करण भट्टी के अंदर ड्रैगन हड्डी और ड्रैगन मनका को जला सके। हालांकि ड्रैगन हड्डी और ड्रैगन मनका को परिष्कृत करने में लंबा समय लगा। जब तक त्रिपाठी जीवप्ती के पास समय था, वह परिष्करण प्रक्रिया को तेज करने के लिए कलाकृति परिष्करण भट्टी की शक्ति को सक्रिय रूप से उत्तेजित करेंगे। वह ये देखने के लिए उत्सुक थे कि ड्रैगन हड्डी और ड्रैगन मनका को परिष्कृत करने के बाद क्या होगा। जैसे ही वह अपनी संत शक्ति को प्रेरित कर रहे थे, बाहर से अचानक एक दस्तक आई। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी आंखें उठाईं और अपनी संत शक्ति को फिर से कलाकृति परिष्करण भट्टी में डालने के बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली और अपनी संत शक्ति को शांत किया।
एक पल बाद उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खड़े होने से पहले कलाकृति परिष्करण भट्टी को अपने शरीर में वापस बुलाया, पत्थर के दरवाजे पर चलकर और इसे खोला। सुंदरी धारक बस वहां खड़ी थी, लेकिन किसी कारण से वह अपने लाभों और नुकसानों के बारे में थोड़ा चिंतित लगती थी। जब उन्होंने कमरे में गर्मी की एक लहर महसूस की तो उन्होंने आश्चर्य में त्रिपाठी जीवप्ती को देखा, सहज रूप से सोचते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे, लेकिन हवा में कोई गोली या औषधीय खुशबू नहीं थी, जिससे उन्हें थोड़ा अजीब महसूस हुआ। इसकी परवाह न करते हुए सुंदरी धारक ने धीरे से पूछा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया, एक तरफ हट गए और सुंदरी धारक के प्रवेश करने का इंतजार किया, इससे पहले कि दरवाजा बंद कर दे और कमरे में एक पत्थर की बेंच पर बैठ जाएं, सक्रिय रूप से पूछते हुए, क्या सब कुछ तैयार है? हाँ, सुंदरी धारक ने अपने लाल होठों को हल्के से काटा और हल्के से सिर हिलाया। तो चलो शुरू करते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उससे पहले क्या बड़ी बहन सुंदरी धारक को नहीं बताना चाहिए कि वह मुझसे किस चीज में मदद चाहती है और मुझे ये कैसे करना चाहिए? मैं तुम्हें ये बताने के लिए यहाँ आई हूँ। सुंदरी धारक ने उनकी ओर देखा, उनकी आंखें पानी भरी थी और उनके गाल लाल रंग के एक गहरे शेड में लाल थे। इसने त्रिपाठी जीवप्ती को काफी आश्चर्यचकित किया, सोचते हुए कि सुंदरी धारक किस तरह का शर्मनाक मामला कहने जा रही थी जिससे उन्हें ऐसी प्रतिक्रिया दिखानी पड़ेगी। सुंदरी धारक वहां बैठी थी, संभवतः थोड़ी बेचैन थी, उनके दो छोटे हाथ अनजाने में एक दूसरे के साथ मुड़ रहे थे। एक लंबे मौन के बाद उन्होंने अपने दांत पीसे और कहा, वास्तव में मैंने छोटे भाई त्रिपाठी को यहाँ मेरी विषमुक्ति के लिए आने के लिए कहा था। विषमुक्ति? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं उठाए, उनके चेहरे पर आश्चर्य का एक भाव दिखाई दिया। बड़ी बहन सुंदरी धारक को जहर दिया गया है? मैं वास्तव में नहीं बता सकता कि बड़ी बहन सुंदरी धारक किस तरह के जहर से पीड़ित हैं, लेकिन अगर यह सुविधाजनक है तो कृपया मुझे बताएं, शायद मैं जानूंगा कि उस विषमुक्ति गोली को कैसे परिष्कृत करना है। मेरे जहर के लिए कोई विषमुक्ति गोली नहीं है। सुंदरी धारक ने ये सुना और एक कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। ओह! त्रिपाठी जीवप्ती अचानक रुचि रखने लगे। जब सुंदरी धारक ने उन्हें अजगर गुफा पर्वत में आमंत्रित किया था तो उन्होंने वास्तव में कहा था कि उनका अनुरोध कीमिया से संबंधित था, और अब जब वह विषमुक्ति के बारे में बात कर रही थी तो यह वास्तव में मामला था। हालांकि सुंदरी धारक का कहना कि उनके जहर के लिए कोई विषमुक्ति गोली नहीं थी, इसका मतलब था कि यह जहर निश्चित रूप से असाधारण था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने स्वाभाविक रूप से इस पर कुछ ध्यान दिया। शायद यह इसलिए था क्योंकि वह एक कीमियागर थे, लेकिन जब तक ये जड़ी बूटियों और गोलियों से संबंधित था, त्रिपाठी जीवप्ती उनके बारे में अधिक जानना चाहते थे। मैं जिससे पीड़ित हूँ वह 1000 भ्रम रंगीन कांच है। सुंदरी धारक के शब्द चौंकाने वाले थे, उनका भाव गंभीर था, एक मजाक का थोड़ा सा भी संकेत नहीं था। 1000 भ्रम रंगीन कांच? त्रिपाठी जीवप्ती स्तब्ध थे। क्या 1000 भ्रम रंगीन कांच आपके महान संप्रदाय का सर्वोच्च खजाना नहीं है? इसके अलावा मैंने सुना है कि यह एक अजीब परिष्करण सामग्री है जिसमें कोई विषाक्तता नहीं है। तुम्हें इस चीज से जहर कैसे मिला और तुम्हें संक्रमण कैसे हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती अत्यंत उत्सुक थे क्योंकि जो सुंदरी धारक कह रही थी वह बस बहुत अविश्वसनीय था। हालांकि उन्हें 1000 भ्रम रंगीन कांच के बारे में ज्यादा नहीं पता था, वह जानते थे कि ये कलाकृति परिष्करण सामग्री विषाक्त नहीं थी। 1000 भ्रम रंगीन कांच वास्तव में विषाक्त नहीं है। सुंदरी धारक ने यह सुनने के बाद एक कड़वी मुस्कान ली, पहुंचकर और अपने कान के पीछे अपने बाल साफ किए क्योंकि उन्होंने एक धीमी आवाज में पूछा, लेकिन अगर मैंने इसे कच्चा निगल लिया तो क्या होगा? त्रिपाठी जीवप्ती का भाव थोड़ा बदल गया क्योंकि उन्होंने सीधे सुंदरी धारक को घूर लिया, उनकी आंखें संकीर्ण हो गई। छोटे भाई त्रिपाठी को मुझ पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने वास्तव में 1000 भ्रम रंगीन कांच कच्चा निगल लिया और अब कई वर्षों से ऐसा कर रही हूँ। जब से मैंने संत कोटि में प्रवेश किया है मैं इसे ले रही हूँ। सुंदरी धारक ने हल्के से मुस्कुराया। ऐसी चीज कैसे हो सकती है? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। इस महिला ने वास्तव में एक कलाकृति परिष्करण सामग्री को निगल लिया था। क्या यह आत्महत्या करने के समान नहीं था? कौन होश में ऐसी चीज लेगा? भले ही वह जीना नहीं चाहती थी, वह ऐसी चीज नहीं करेगी। स्वाभाविक रूप से एक कारण है कि मैंने इसे लिया। सुंदरी धारक को संभवतः पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती की ऐसी प्रतिक्रिया होगी, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि मैं जिस गुप्त कला की खेती करती हूँ उसे 1000 भ्रम रंगीन कांच कला कहा जाता है। ये गुप्त कला मेरे रंगीन कांच संप्रदाय के पैतृक संस्थापक द्वारा रंगीन कांच पर्वत के आधार पर बनाई गई थी। रंगीन कांच संप्रदाय के शिष्य की लगभग हर पीढ़ी को इस गुप्त कला की खेती करनी चाहिए, और इस पीढ़ी का व्यक्ति मैं हूँ। इस गुप्त कला की खेती करने के लिए किसी को 1000 भ्रम रंगीन कांच लेना चाहिए। हे, ऐसी एक अजीब गुप्त कला, ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। त्रिपाठी जीवप्ती ने व्यंग्यात्मक रूप से हंसा। हाँ, लेकिन संप्रदाय के लिए ये गुप्त कला अपरिहार्य है। 1000 भ्रम चोटी का उपयोग हमेशा उन लोगों के लिए एक निवास के रूप में किया गया है जो इस गुप्त कला की खेती करते हैं, यही कारण है कि इसका ऐसा नाम है। पिछला व्यक्ति जो यहाँ रहता था उसने भी इस गुप्त कला की खेती की। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्यचकित थे। हाँ, इसके ऊपर मैं उनके साथ बड़ी हुई और उन्होंने मुझे इस गुप्त कला की शिक्षा दी। उन्हें मेरा सच्चा गुरु माना जा सकता है। और उनका अंत? त्रिपाठी जीवप्ती का मुंह एक व्यंग्यात्मक मुस्कान में घूम गया। उनका एक अच्छा अंत नहीं होना चाहिए था, है ना?
ऐसा लगता था कि त्रिपाठी जीवप्ती के सवाल के कारण सुंदरी धारक को कुछ याद आया और उनका चेहरा तुरंत मंद हो गया। ये देखकर त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ा शर्मिंदा महसूस किए बिना नहीं रह सके। जैसे ही वह उन्हें कैसे सांत्वना दे सोच रहे थे, सुंदरी धारक अचानक मुस्कुराई और कहा, यह उनकी नियति है। चूंकि उन्होंने इस पद को चुना, उन्हें शिकायत नहीं करनी चाहिए। हालांकि इस गुप्त कला की खेती करने के बाद मामूली उपलब्धि चरण तक पहुंचने से पहले वह इस गुप्त कला की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगी। अन्यथा जहर धीरे धीरे गहरा हो जाएगा और अंततः निष्कासित करना असंभव हो जाएगा। इसके ऊपर उन्नति का रास्ता खतरों से भरा हुआ है। ये पिछला व्यक्ति था जिसने अपने जीवन का बलिदान दिया था। अगर मैं उत्पत्ति वापसी कोटि में तोड़ना चाहती हूँ तो मुझे अपने शरीर में वर्षों से जमा हुए रंगीन कांच जहर को हल करने के लिए छोटे भाई त्रिपाठी की शक्ति पर भरोसा करना चाहिए। अन्यथा मैं बिना किसी संदेह के मर जाऊंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, समझते हुए कि सुंदरी धारक मदद के लिए उनसे भीख मांगने के लिए अजगर गुफा पर्वत तक क्यों आई थी। हालांकि सुंदरी धारक ने कहा था कि मामूली उपलब्धि चरण तक पहुंचने से पहले वह इस गुप्त कला की पूरी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं होंगी। ऐसा लगता था कि पिछली बार जब उन्होंने सुंदरी धारक को लड़ते हुए देखा था तो उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं किया था। अचानक त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ सोचा और आश्चर्य में सुंदरी धारक को देखा। तुम जिस 1000 ब्रह्म रंगीन कांच कला की खेती करती हो, उसका 1000 ब्रह्म रंगीन कांच के संग्रह से संबंध नहीं होगा, है ना? रंगीन कांच संप्रदाय को हर पीढ़ी में ऐसी एक खतरनाक गुप्त कला की खेती करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, इसलिए जब तक कुछ विशेष रूप से महत्वपूर्ण कारण नहीं था, वे निश्चित रूप से ऐसी चीज नहीं करेंगे। रंगीन कांच संप्रदाय के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारण के लिए त्रिपाठी जीवप्ती इसे केवल 1000 ब्रह्म रंगीन कांच के संग्रह से जोड़ सकते थे। लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती का सवाल सुनने के बाद सुंदरी धारक का रंग बदल गया और उन्होंने जल्दी से अपना हाथ हिलाया। छोटे भाई त्रिपाठी, तुम वह नहीं कह सकते। आह, क्या मैं सही हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अजीब हो गया। सुंदरी धारक ने कड़वाहट से मुस्कुराया लेकिन इससे इनकार नहीं किया, सिर हिलाते हुए, हाँ, मैं 1000 ब्रह्म रंगीन कांच कला की खेती इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे 1000 ब्रह्म रंगीन कांच संग्रह करने की आवश्यकता है। मैं छोटे भाई त्रिपाठी से इसे नहीं छिपाऊंगी। चूंकि यहाँ रहने वाले पिछले वरिष्ठ गिरे संप्रदाय में कोई भी 1000 ब्रह्म रंगीन कांच संग्रह करने में सक्षम नहीं रहा है और मैं केवल उत्पत्ति वापसी कोटि तक पहुँचने के बाद ऐसा कर सकती हूँ। ये संप्रदाय के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। तुम केवल मेरे सामने इसके बारे में बात कर सकते हो, लेकिन तुम किसी और को नहीं बता सकते, अन्यथा तुम निश्चित रूप से मुश्किल में पड़ोगे। मुझे पता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से सिर हिलाया। उनके अनजाने शब्दों ने वास्तव में संप्रदाय के रहस्य को उजागर कर दिया था, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती को ठंडा पसीना आ गया। हालांकि चूंकि सुंदरी धारक रंगीन कांच संप्रदाय के लिए इतनी महत्वपूर्ण थी, तो उन्हें यहाँ क्यों नजरअंदाज किया जा रहा था? क्या उन्हें सर्वश्रेष्ठ खेती संसाधन, सर्वश्रेष्ठ खेती वातावरण और एक वरिष्ठ से सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन प्रदान नहीं किया जाना चाहिए? ऐसा लगता था कि कुछ अन्य रहस्य थे जिनके बारे में वह नहीं जानते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से अनुमान लगाया। पिछला वरिष्ठ जो यहाँ रहता था वह भी एक प्रतिभा था। उन्होंने कई वरिष्ठों के अनुभवों और प्रदर्शनों को संक्षेप में बताया जिन्होंने 1000 ब्रह्म रंगीन कांच कला की खेती की थी और आखिरकार रंगीन कांच जहर को हल करने का एक बहुत सुरक्षित तरीका लेकर आए। एक बार जब ये सफल हो गया तो मुझे अब और रंगीन कांच जहर से डरने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं उनकी मदद के लिए गहराई से आभारी हूँ, लेकिन दुर्भाग्य से जब तक वह इस तरीके को लेकर आई, जहर पहले ही उनके शरीर में प्रवेश कर चुका था और वह इसे खुद हल करने में असमर्थ थी। सुंदरी धारक ने एक उदासी भरा भाव के साथ समझाया। क्या ये तरीका मेरे लिए उपयोगी है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। हाँ, इसके लिए एक उत्पत्ति कोटि कीमियागर की सहायता की आवश्यकता है और इस कीमियागर को भी कुशल होना चाहिए और विभिन्न औषधीय प्रभावशीलता के सम्मेलन पर उत्तम नियंत्रण होना चाहिए। जैसा कि मैं देख सकती हूँ, छोटे भाई त्रिपाठी ने पहले जो गोलियां परिष्कृत की हैं वे सभी सर्वश्रेष्ठ की सर्वश्रेष्ठ हैं। उनमें से कुछ लगभग गोली नसों का निर्माण भी कर रही हैं। मुझे लगता है कि यह आवश्यकता आपके लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं है। एपिसोड नंबर 1274। हालांकि उन्हें सुंदरी धारक की प्रशंसा मिली थी, त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी कुछ हद तक भ्रमित थे। हालांकि औषधीय प्रभावशीलता पर उनका नियंत्रण काफी अच्छा था, लेकिन औषधि राजा घाटी के 5 उत्पत्ति कोटि कीमियागर भी खराब नहीं थे। आखिरकार वे सभी काफी बुरे थे, तो सुंदरी धारक ने औषधि गोली संप्रदाय के कीमियागरों के बजाय उनसे मदद क्यों मांगी थी? इसके लिए कोई अज्ञात कारण होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से पूछा, नहीं क्योंकि वह जानते थे कि सुंदरी धारक उन्हें बाद में निश्चित रूप से बताएंगी। त्रिपाठी जीवप्ती को ध्यान से सुनते हुए देखकर सुंदरी धारक मुस्कुराई और जारी रखा, अगर यह बस ऐसे एक कीमियागर को ढूंढना था तो ये मुश्किल नहीं होता। मुश्किल हिस्सा विषमुक्ति विधि के लिए आवश्यक सामग्री को इकट्ठा करना होता। ओह, तुम्हें किस तरह की सामग्री इकट्ठा करने की आवश्यकता होगी? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। कई सामग्री है, लेकिन यहाँ रहने वाले पिछले वरिष्ठ द्वारा वर्षों की खोज के बाद वह उनमें से 90% को इकट्ठा करने में सफल रहे। यहाँ तक कि हीन कुंड, जिसे ढूंढना सबसे मुश्किल था, उस वरिष्ठ द्वारा ढूंढा गया था और बहुत अधिक प्रयास खर्च करने के बाद वह इसे वापस 1000 ब्रह्म चोटी में स्थानांतरित करने में सक्षम थे।
मैंने छोटे भाई त्रिपाठी को मेरे साथ आने के लिए क्यों कहा, इसका कारण यह है कि इस हीन कुंड को दूर नहीं लिया जा सकता है, अन्यथा मैं तुम्हें इतनी मेहनत करने के लिए नहीं कहती। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, आखिरकार समझते हुए कि सुंदरी धारक ने उनके साथ रंगीन कांच संप्रदाय में आने के लिए क्यों जोड़ दिया। हालांकि यीन कुंड अत्यंत दुर्लभ थे और केवल घने यीन क्यूई और भूत क्यूई वाले स्थानों पर दिखाई देंगे। हालांकि वे अधिकांश साधकों के लिए बेकार थे, लेकिन उन लोगों के लिए जो यीन और बुराई गुप्त कलाओं की खेती करते थे, यीन कुंड उनके पसंदीदा खजाने थे, क्योंकि उनमें शुद्ध यीन क्यूई ऐसी एक गुप्त कला की खेती करने वाले किसी भी साधक की शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए पर्याप्त था। त्रिपाठी जीवप्ती ने केवल उनके बारे में सुना था और उन्हें अपनी आंखों से देखने का कभी अवसर नहीं मिला था, क्योंकि 1000 ब्रह्म रंगीन कांच 5 तत्वों द्वारा प्रतिबंधित नहीं है। इसलिए अगर कोई रंगीन कांच जहर को बाहर निकालना चाहता है तो उनके पास एक यीन कुंड जैसी चीज होनी चाहिए। फिर अनगिनत जड़ी बूटियों की औषधीय प्रभावशीलता को संघटित करना, उन्हें यीन कुंड के पानी में विलय करना और यीन कुंड के पानी को एक मार्गदर्शक के रूप में उपयोग करना, उन्हें रंगीन कांच जहर को बाहर निकालने का एक मौका मिलेगा, सुंदरी धारक ने धीरे से समझाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सुनते हुए सिर हिलाया। उनके कीमिया कौशल और ज्ञान के साथ, हालांकि उन्होंने इस विधि के आंतरिक कार्यों को नहीं समझा, ये सही होना चाहिए। एक पल के लिए इसके बारे में सोचने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, चूंकि वह वरिष्ठ एक यीन कुंड ढूंढने में सक्षम थे, तो उन्होंने इसे क्यों नहीं लिया? उन्होंने इसे वापस 1000 ब्रह्म चोटी में भी स्थानांतरित कर दिया, तो उन्होंने अंत में विषमुक्ति क्यों नहीं की? उनमें अभी भी एक आखिरी चीज की कमी है। सुंदरी धारक करवाहट से मुस्कुराई, जिस चीज की उनमें कमी है वह एक रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम है। रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम। त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा हिले। रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम, वह जिसका उपयोग रक्त मशरूम गोली को परिष्कृत करने के लिए किया जा सकता है। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा। त्रिपाठी जीवप्ती, बेशक, हाँ, स्फूर्तिदायक मशरूम। सुंदरी धारक ने धीरे से सिर हिलाया। अपने हाथ के एक पलटवार के साथ एक उत्कृष्ट लकड़ी का बॉक्स अचानक उनकी हथेली में दिखाई दिया। उन्होंने तब लकड़ी के बॉक्स को खोला। इसे खोलते हुए उन्होंने एक बच्चे की मुट्ठी के आकार का एक छोटा सा मशरूम बाहर निकाला। यह न केवल अजीब लगता था, बल्कि यह रंग में लाल भी था। करीब से देखने पर ऐसा लगता था जैसे इसमें खून बह रहा था, लेकिन एक तीखी गंध भी उत्सर्जित करता था। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे एक गरिमापूर्ण भाव के साथ लिया, धीरे से अपने हाथ से इसे सहलाया, सावधानी से थोड़ी देर के लिए इसकी जांच की, इससे पहले कि सिर हिलाया। हाँ, यह एक रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम है। इसकी औषधीय आयु कम से कम 3000 वर्ष है और इसे ज्यादा देर पहले नहीं चुना गया लगता है। क्या तुम्हें ये लियू यान रेत क्षेत्र से मिला? निश्चित रूप से, मैं छोटे भाई त्रिपाठी से इसे नहीं छिपा सकी। सुंदरी धारक हल्के से मुस्कुराई। ये छोटे भाई त्रिपाठी के आशीर्वाद के कारण भी था कि यह रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम एक फसल थी जो मैंने लियू यान रेत क्षेत्र की चौथी परत में प्राप्त की। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया, क्योंकि उन्होंने अपने आप से सोचा, सुंदरी धारक का भाग्य वास्तव में खराब नहीं था। चौथी परत में कीमती खजानों की संख्या अत्यंत कम थी। त्रिपाठी जीवप्ती केवल उत्तम बैंगनी जैद फल के कुछ तार प्राप्त करने में सक्षम थे, लेकिन सुंदरी धारक वास्तव में एक रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम ढूंढने में सक्षम थी। और क्या अधिक है, ये वही था जिसकी उन्हें सख्ती से आवश्यकता थी। ऐसा लगता था कि उनके जाने के बाद सुंदरी धारक ने इस रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम की तलाश में बहुत प्रयास खर्च किया था, और वह उनके साथ चौथी परत में क्यों जाना चाहती थी, इसका कारण संभवतः ये था कि वह इस रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम को ढूंढना चाहती थी। आखिरकार वह अपने लक्ष्य को हासिल करने में सक्षम थी। तुम इस रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम के साथ क्या करना चाहती हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने बॉक्स का ढक्कन बंद किया और पूछने से पहले इसे वापस उन्हें सौंप दिया। सुंदरी धारक चुप हो गई, धीरे से अपने हाथ में लकड़ी के बॉक्स को कुछ बार रगड़ा, इससे पहले कि धीरे से आह भरें, मैं इसे छोटे भाई त्रिपाठी से नहीं छिपाऊंगी। हालांकि विषमुक्ति की यह विधि यहाँ रहने वाले पिछले वरिष्ठ द्वारा बनाई और पीछे छोड़ी गई थी, वह 100% निश्चित नहीं थी कि यह सफल होगा, क्योंकि 1000 ब्रह्म रंगीन कांच जहर पहले ही मेरे शरीर में गहराई से प्रवेश कर चुका है। इसलिए अगर मैं इसे बाहर निकालने की कोशिश करती हूँ तो इससे अनिवार्य रूप से मुझे बहुत अधिक महत्व खोना पड़ेगा। मेरे लिए मरना असंभव नहीं है, लेकिन यह रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम अस्तित्व के उस पतले मौके को बनाए रखने का एकमात्र तरीका है। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाईं। अगर ऐसा है तो क्या इसे एक रक्त मशरूम गोली में परिष्कृत करना बेहतर नहीं होगा? रक्त मशरूम गोली। सुंदरी धारक करवाहट से मुस्कुराई। चूंकि छोटे भाई त्रिपाठी एक कीमियागर हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम रक्त मशरूम गोली के ग्रेड को नहीं समझते हो। ये एक उत्पत्ति कोटि उच्च पद गोली है, जिसे छायांकित तारा के कीमियागर परिष्कृत नहीं कर सकते। अगर यह बाहर की दुनिया होती जहां से छोटे भाई त्रिपाठी आए थे, तो ये प्रस्ताव एक अच्छा होता, लेकिन दुर्भाग्य से, या बल्कि क्या तुम एक उत्पत्ति कोटि उच्च पद कीमियागर हो? नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। वह अब एक उत्पत्ति कोटि निम्न पद कीमियागर थे, लेकिन अगर उन्होंने वास्तव में अपना मन लगाया और जड़ी बूटियों को बर्बाद करने से नहीं डरते थे, तो एक उत्पत्ति कोटि मध्य पद गोली को परिष्कृत करने का एक मौका था। एक उत्पत्ति कोटि उच्च पद गोली के लिए उनके लिए एक को परिष्कृत करना असंभव था। इसलिए एक पल के लिए सोचने के बाद उन्होंने कहा, मेरा मतलब है, अगर तुम्हें जल्दी नहीं है तो तुम कुछ दिन इंतजार कर सकते हो।
शायद भविष्य में एक अधिक भरोसेमंद तरीका होगा, या शायद तुम रक्त मशरूम गोली को परिष्कृत करने के लिए किसी को ढूंढ सकते हो। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे खुद परिष्कृत करने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें एक उत्पत्ति कोटि उच्च पद कीमियागर बनने में कई साल नहीं लगेंगे, वह इस समय कोई गारंटी नहीं दे सकते थे। मैं इंतजार नहीं कर सकती, सुंदरी धारक ने कड़वाहट से सिर हिलाया। सुंदरी धारक कड़वाहट से मुस्कुराई और सिर हिलाया। अगर मैं इंतजार कर सकती तो मैं छोटे भाई त्रिपाठी से मदद के लिए इतनी जल्दी में नहीं होती। 1000 ग्राम रंगीन कांच कला की खेती करने के बाद एक के शरीर में कितना 1000 ग्राम रंगीन कांच अवशोषित होता है, इस पर निर्भर करते हुए एक की खेती तदनुसार बढ़ेगी। अधिकतम मैं इसे आधे साल के लिए विलंबित कर सकती हूँ। आधे साल बाद, चाहे मैं इच्छुक हूँ या नहीं, मुझे उत्पत्ति वापसी कोटि में तोड़ना होगा। अगर मैं सफल होती हूँ तो मुझे आशा की एक झलक मिलेगी, लेकिन अगर मैं असफल होती हूँ तो मेरी वर्तमान खेती के साथ मैं रंगीन कांच जहर को दबाने में सक्षम नहीं होगी और मर जाऊंगी। रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम को सीधे लेने से इसकी औषधीय प्रभावशीलता बहुत कम हो जाएगी, जो स्वर्ग के कीमती खजानों की बर्बादी है, लेकिन मैं अभी के लिए बस इतना ही कर सकती हूँ। क्या कोई और तरीका नहीं है? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाई। नहीं, सुंदरी धारक ने धीरे से मुस्कुराया। छोटे भाई त्रिपाठी की चिंता के लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन चूंकि मैंने ये करने का फैसला किया है तो मैंने पहले ही खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है। इस बार की विषमुक्ति सफल है या नहीं, इसकी परवाह किए बिना कम से कम मैंने पूरी कोशिश की है। यहाँ रहने वाले पिछले वरिष्ठ और 1000 भ्रम रंगीन कांच कला की खेती करने वाले पिछले बड़ों की तुलना में सुंदरी धारक शिकायत नहीं करेगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से आह भरी और उन्हें अब और नहीं मनाया, इसके बजाय सिर हिलाया और कहा, चूंकि तुमने अपना मन बना लिया है तो ऐसा ही होगा। अगर तुम्हें मेरी मदद की आवश्यकता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ये सुनकर सुंदरी धारक अत्यधिक प्रसन्न हुई और उन्हें आभार से धन्यवाद दिया। छोटे भाई त्रिपाठी, बहुत धन्यवाद। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि मेरी विषमुक्ति में मेरी मदद कैसे करनी है। ध्यान से सुनो, एक बार जब प्रक्रिया शुरू होती है तो मेरे पास तुम्हें निर्देश देने के लिए ज्यादा ऊर्जा नहीं हो सकती है। हाँ, तुरंत सुंदरी धारक ने विषमुक्ति विधि और विभिन्न अन्य विवरणों को समझाना शुरू कर दिया। बेशक ये विधियां और विवरण सभी रंगीन कांच संप्रदाय के वरिष्ठ द्वारा सोचे गए थे और उनके जीवनकाल के दौरान पूर्ण किए गए थे, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती ने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं सोचा और इसके बजाय रंगीन कांच संप्रदाय के इस वरिष्ठ के प्रति एक महान प्रशंसा महसूस की। हालांकि इन विवरणों और विधियों को समझाते हुए सुंदरी धारक का चेहरा लाल हो गया और उनकी आंखें पानी भरी हो गईं। उनकी आवाज धीमी और बेचैन थी, और भले ही उनका रूप इतना महान नहीं था, उनकी आंखों में शर्म और इश्कबाज भाव ने केवल उनके आकर्षण को जोड़ा। त्रिपाठी जीवप्ती आखिरकार समझ गए कि सुंदरी धारक पहले उन्हें विवरण बताने के लिए क्यों तैयार नहीं थी। ये पता चला कि इस विषमुक्ति विधि में वास्तव में कुछ अंतरंग शारीरिक संपर्क की आवश्यकता थी। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने विषमुक्ति विधि को समझाया तो सुंदरी धारक का चेहरा लाल हो गया था। कोई भी महिला एक पुरुष का सामना करती है और उसे बताती है कि उनके शरीर के कुछ हिस्सों पर औषधीय प्रभावशीलता को कब संघटित करना है, तो उनका भाव समान होगा। आखिरकार अगर उन्होंने वास्तव में ये किया तो यह अनिवार्य था कि कुछ अजीब स्थितियां होंगी। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती रंगीन कांच संप्रदाय के ग्रैंडमास्टर जियाओ से कभी नहीं मिले थे, वह निश्चित थी कि दूसरा पक्ष एक बुरा आदमी होना चाहिए, अन्यथा सुंदरी धारक यह नहीं कहती कि यह असुविधाजनक था। औषधि गोली संप्रदाय के 5 ग्रैंडमास्टरों में से उनमें से 4 भी बूढ़े आदमी थे और केवल एक बूढ़ी महिला थी। इन बूढ़े लोगों का सामना करने की तुलना में सुंदरी धारक निश्चित रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को चुनेंगी। त्रिपाठी जीवप्ती एक वीर और असाधारण युवा पुरुष थे, इसलिए सुंदरी धारक के अस्वीकृति की भावना थोड़ी कमजोर थी। बेशक अगर वह कर सकती थी तो वह औषधि गोली संप्रदाय से बूढ़ी महिला को चुनना पसंद करेगी। आखिरकार वे दोनों महिलाएं थीं, इसलिए ऐसी कोई निश्चित बात नहीं थी, लेकिन वह ऐसी एक बड़ी कीमत चुकाने का जोखिम नहीं उठा सकती थी। त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से सोचा, सुंदरी धारक के दिल में झिझक और संकोच का अनुमान लगाते हुए। इसके ऊपर वह खुद एक कीमियागर थी, इसलिए वह संभवतः विषमुक्ति के लिए तैयारी कर रही थी। दुर्भाग्य से उनके पास कीमियाई पथ में परिपक्व होने के लिए ज्यादा समय नहीं था और वर्तमान में बस एक संत राजा कोटि कीमियागर थी, इसलिए वह ज्यादा उपयोगी नहीं थी। सुंदरी धारक ने शर्मीली होकर समझाया, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती उदासीन रहे, कोई अनावश्यक भाव नहीं दिखाया, बस ध्यान से सुनते रहे, एक भी विवरण छोड़ना नहीं चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती का प्रदर्शन देखकर सुंदरी धारक भी धीरे धीरे शांत हो गई। एक कहावत है कि डॉक्टरों को संदेह से नहीं बचना चाहिए, और त्रिपाठी जीवप्ती के साथ उनका वर्तमान संबंध एक डॉक्टर और रोगी के समान था। ऐसा सोचकर सुंदरी धारक का भाव धीरे धीरे सामान्य हो गया। पूरे रात समझाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती कुछ प्रमुख मुद्दों के बारे में पूछने के लिए सक्रिय रूप से आगे आएंगी, और सुंदरी धारक भी जानती थी कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मामला था, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से उन्हें विस्तार से समझाया। एक पूरी रात के बाद सुंदरी धारक ने अपना स्पष्टीकरण समाप्त किया, और त्रिपाठी जीवप्ती ने भी विषमुक्ति विधि को अपने दिल में याद कर लिया, जानते हुए कि किस समय क्या करना है। छोटे भाई त्रिपाठी, क्या तुमने सब कुछ याद कर लिया है? सुंदरी धारक ने उन्हें देखा और पूछा। हालांकि उन्होंने पूरी रात आराम नहीं किया था,
उन्होंने नींद के थोड़े से भी संकेत नहीं दिखाए और इसके बजाय उच्च आत्माओं में लगती थी, जैसे कि वह अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच गई थी। आप विषमुक्ति की तैयारी के लिए आगे के चरणों के बारे में जानना चाहेंगे, या क्या आप 1000 भ्रम रंगीन कांच की उपयोगिता के बारे में अधिक जानकारी के लिए खोज करना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 1275। मुझे याद रहेगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया, एक पल के लिए सोचते हुए सुंदरी धारक को देखा इससे पहले कि कहा, तुम्हारी मनस्थिति अभी बहुत स्थिर नहीं है। ऐसा कैसे रहेगा? तुम 2 दिन और आराम करो, फिर हम शुरू करेंगे। हालांकि सुंदरी धारक तुरंत शुरू करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, चूंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने ऐसा कहा था, वह आपत्ति नहीं कर सकती थी। सहमति में सिर हिलाते हुए उन्होंने जाने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती के साथ कुछ और विवरणों पर चर्चा की। सुंदरी धारक के जाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने कमरे में पत्थर के बिस्तर पर बैठ गए, अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए सोचा। एक पल बाद उन्होंने अपना हाथ हिलाया और उनके बिस्तर पर बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां दिखाई दी। तुरंत बाद उन्होंने अपनी कीमिया भट्टी बाहर निकाली और अपनी ज्वलनशील आध्यात्मिक ऊर्जा जारी की, विभिन्न जड़ी बूटियों को लपेटते हुए और उनमें शामिल औषधीय तरल को संघटित करते हुए। 2 दिन एक झटके में बीत गए, और जब त्रिपाठी जीवप्ती ने ध्यान से अपनी आंखें खोली और अपनी दिव्य चेतना से कमरे को साफ किया, तो उन्होंने सुंदरी धारक को बाहर खड़ा पाया। 2 दिनों की वसूली और समायोजन के बाद उनका मनोदशा और भावनाएं पूरी तरह से शांत हो गई थी और उनके चेहरे पर खुशी या उदासी का कोई निशान नहीं था। दरवाजे के बाहर खड़ी होकर उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को बाहर आने के लिए जोर नहीं दिया, बस उनके बाहर आने की पहल करने का इंतजार किया। त्रिपाठी जीवप्ती हल्के से मुस्कुराए, महसूस करते हुए कि उन्होंने अपनी स्थिति को काफी अच्छी तरह से समायोजित कर लिया था, इसलिए वह जल्दी से उठ गए, पत्थर के बिस्तर से उतर गए और दरवाजा खोला। सुंदरी धारक ने आंदोलन की आवाज सुनी और अपनी आंखें उठाईं, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को देखने के बाद उन्होंने हल्के से मुस्कुराया। चलो चलते हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने इशारा किया, जिस पर सुंदरी धारक ने सिर हिलाया और तुरंत रास्ता दिखाया। जिस विशाल पत्थर के कमरे से वे पहले गुजर चुके थे, वहां वापस लौटते हुए सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवप्ती को एक और गलियारे में नेतृत्व किया। ये गलियारा सीधे पृथ्वी की गहराइयों में जाता लगता था और इसमें कृत्रिम सीढ़ियों की एक श्रृंखला उत्कीर्ण थी, इसलिए यह बहुत खड़ी नहीं थी। गलियारे के दोनों ओर रोशनी के लिए कुछ अजीब पत्थर भी थे, जिससे नर्म प्रकाश फैलने की अनुमति मिली। जैसे ही सुंदरी धारक नीचे चली, त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपनी दिव्य चेतना को फैलाना जारी रखा। यात्रा के बीच में कायान ने अचानक अपने सामने एक ठंडक महसूस की। ये ठंडक बस शुद्ध ठंड नहीं थी, यह एक तरह की ठंड थी जिसने एक के बालों को खड़ा कर दिया। सख्ती से बोलते हुए, ये यीन क्यूई था। केवल उन्हीं स्थानों पर जहां यीन क्यूई इकट्ठा होती है, इस तरह की ठंड होगी। ऐसा लगता था कि तथाकथित यीन कुंड नीचे छिपा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती अचानक समझ गए। इस तरह की यीन क्यूई ने त्रिपाठी जीवप्ती के लिए बिल्कुल भी कोई समस्या पैदा नहीं की। उन्हें अपनी संग शक्ति को संचारित करने की भी आवश्यकता नहीं थी, वह अपने शारीरिक शरीर से आसानी से इसका विरोध कर सकते थे। सुंदरी धारक के लिए भी यही सच था। हालांकि उनका शरीर त्रिपाठी जीवप्ती जितना अच्छा नहीं था, उनकी खेती और ये तथ्य कि यह यीन कुंड इतने वर्षों से यहाँ था, संभवतः सुंदरी धारक विषमुक्ति की तैयारी के लिए अनगिनत बार यहाँ नीचे आई थी, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इससे प्रभावित नहीं होंगी। वह जितना नीचे गई, ठंडक उतनी ही मजबूत होती गई। आधे अगरबत्ती के बराबर समय के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की दिव्य चेतना और सुंदरी धारक की लंबे समय तक नीचे चलने के बाद उनके सामने का दृश्य अचानक खुल गया। नीचे एक विशाल पत्थर का कमरा भी था। हालांकि इस पत्थर के कमरे में कुछ भी नहीं था। अगर कोई इसे नंगी आंख से देखता तो वह देखता कि यह पत्थर का कमरा एक घने और ठंडे आभा से भरा हुआ था। एक के बाद एक किनारा इसने पत्थर के कमरे के हर कोने को भर दिया। पत्थर के कमरे की दीवारें भी सफेद पाले से ढकी हुई थी। यहाँ का तापमान इतना कम था कि यह एक के बालों को खड़ा कर देगा। पत्थर के कमरे के केंद्र में एक छोटा कुंड था जिसने 10 मीटर से कम का एक क्षेत्र कवर किया था। ठंडे यीन क्यूई के तार इस छोटे कुंड से उत्सर्जित हो रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती का चेहरा थोड़ा बदल गया। युवा महिला सुंदरी धारक, क्या ये यीन कुंड 1000 साल का यीन कुंड है या एक 10,000 साल का यीन कुंड? सुंदरी धारक को संभवतः पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती क्या पूछना चाहते थे और मुस्कुराई। उस वरिष्ठ के अनुसार ये यीन कुंड कम से कम 5 से 6,000 वर्षों पहले बना था। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाईं। इतने लंबे समय के लिए इस यीन कुंड में यीन क्यूई कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम सह सकती हो। क्या तुम निश्चित हो कि तुम जारी रखना चाहती हो? यीन कुंडों को भी आयु से विभाजित किया गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने सुंदरी धारक को पहले इस यीन कुंड के बारे में कुछ भी उल्लेख करते हुए नहीं सुना था, इसलिए उन्होंने इसके बारे में ज्यादा नहीं पूछा। लेकिन अब ये यीन कुंड वास्तव में 5 या 6,000 वर्ष पुराना था। ऐसे एक यीन कुंड के साथ ये संभव था कि सुंदरी धारक तुरंत एक बर्फ की मूर्ति में जम जाएंगी अगर वह इसमें भिगोती है। सुंदरी धारक हल्के से मुस्कुराई। छोटे भाई त्रिपाठी निश्चिंत रहे। इससे पहले मैंने बहुत तैयारी की और यीन क्यूई को बेअसर करने के लिए यीन कुंड के पानी में बहुत सारी अग्नि और यांग विशेषता जड़ी बूटियां मिलाई। इसके ऊपर मैं भी एक कीमियागर हूँ और मैंने एक अग्नि विशेषता गुप्त कला की खेती की है, इसलिए जब तक मैं सावधान हूँ कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। और क्या अधिक है, अगर मैं अब जारी नहीं रखती तो मैं केवल मौत का इंतजार कर सकती हूँ।
अगर छोटे भाई त्रिपाठी इस स्थिति में होते तो तुम क्या चुनते? त्रिपाठी जीवक्ति चुप हो गए, जानते हुए कि सुंदरी धारक की अपनी कठिनाइयां थी और उनके पास कोई अन्य विकल्प नहीं था, इसलिए उन्होंने उन्हें अब और समझाने की कोशिश नहीं की। छोटे भाई त्रिपाठी निश्चिंत रहें, मैंने अपने ध्यान कक्ष में एक पत्र छोड़ दिया है। अगर इस बार वास्तव में कोई दुर्घटना होती है और मैं मर जाती हूँ, तो तुम इस पत्र को मेरी सम्मानित गुरु के पास ले जा सकते हो। पत्र में सब कुछ बताया गया है, वह इसे पढ़ने के बाद तुम्हें शर्मिंदा नहीं करेगी। मेरी सम्मानित गुरु लाखों गहराई चोटी पर रहने वाली बुजुर्ग बोंगाओ फू है, इसलिए अगर तुम्हें छोड़ने की आवश्यकता है तो तुम उन्हें ढूंढने के लिए जा सकते हो। सुंदरी धारक का रूप ऐसा लगता था जैसे वह अपनी मौत के लिए व्यवस्था कर रही थी, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को थोड़ा असुविधाजनक महसूस हुआ, लेकिन उन्होंने फिर भी सिर हिलाया। मैं समझ गया। सुंदरी धारक मुस्कुराई और सिर हिलाया, उन्हें बुलाते हुए, कृपया मेरे साथ आओ। एक पल बाद वे दोनों लीन कुंड पर पहुंचे। त्रिपाठी जीवक्ति ने चारों ओर देखा और पाया कि यह कुंड बहुत गहरा नहीं था, केवल 1 मीटर गहरा, लेकिन यह इतना स्पष्ट था कि वह नीचे देख सकते थे। थोड़ी सी भी अशुद्धियां नहीं थी। पानी पूरी तरह से स्थिर था, जैसे ठहरा हुआ पानी का एक कुंड। हालांकि अगर इस ठहरे हुए पानी के कुंड को एक साधक द्वारा देखा जाता है जो एक बुराई गुप्त कला की खेती करता है, तो वे निश्चित रूप से उत्साहित होंगे और इस हीन कुंड को प्राप्त करने के लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे, क्योंकि यह हीन कुंड उनके लिए बस बहुत उपयोगी था। ये कुछ शीर्ष कीमती खजानों और कीमती दवाओं से कम मूल्यवान नहीं था। इस पल हीन कुंड के चारों ओर एक आत्मिक व्यूह के कुछ निशान थे। ये रंगीन कांत संप्रदाय के वरिष्ठ होने चाहिए थे जो हीन कुंड को यहाँ लाए थे और इसे प्रतिबंधित करने के लिए एक आत्मिक व्यूह का उपयोग किया था। सुंदरी धारक ने पास के एक स्थान की ओर इशारा किया और कहा, छोटे भाई त्रिपाठी, बस यहीं बैठो, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगी। अच्छा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, उनकी आकृति झिलमिलाहट हुई क्योंकि वह आसन जमाकर बैठ गए। तैयार करने के लिए और कुछ नहीं है ना? सुंदरी धारक अपने आप से बात करती हुई लगती थी क्योंकि उन्होंने एक जटिल भाव के साथ ही इन कुंड को घूर लिया। अचानक वह मुस्कुराई और कहा, छोटे भाई त्रिपाठी, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, सुंदरी धारक को इस बार तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए। तुम एकमात्र व्यक्ति हो जो पिछले 20 वर्षों में मेरी मदद करने के लिए तैयार रहा है और एकमात्र दोस्त जिसे मैंने पिछले 20 वर्षों में बनाया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने एक गंभीर भाव के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। 20 वर्ष। त्रिपाठी जीवक्ति की भौं उठी। ऐसा लगता था कि रंगीन कांच संप्रदाय में सुंदरी धारक का परिवर्तन उतना सरल नहीं था जितना वूली ने पहले पूछा था, जो 10 साल पहले था, बल्कि 20 साल से अधिक पहले शुरू हुआ था। जहां तक यादव गुणवान और तुंग जुबानेर की बात है, वे दोस्त होने चाहिए थे जिन्हें उन्होंने यहाँ आने से पहले बनाया था, इसलिए वे गिनती में नहीं थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से अपना हाथ हिलाया। बड़ी बहन सुंदरी धारक बहुत गंभीर है, यह मामला मेरे लिए थोड़े से प्रयास से अधिक कुछ नहीं है। ठीक है, औषधीय तरल की यह बोतल लो। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने एक जैद बोतल उनकी ओर फेंक दी। यह। सुंदरी धारक ने जैद बोतल पकड़ी और संदेह में त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। यह एक औषधीय तरल है जिसे मैंने खुद तैयार किया है। हालांकि मैं रक्त मशरूम गोली को परिष्कृत नहीं कर सकता। अगर तुम रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम के साथ औषधीय तरल की यह बोतल लेती हो, तो ये रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम की 10 से 20% औषधीय प्रभावशीलता को उत्तेजित करने में सक्षम होना चाहिए, जिसका तुम पर कुछ प्रभाव होना चाहिए। मेरे कीमिया के वर्तमान स्तर के साथ ये सबसे अच्छा है जो मैं कर सकता हूँ, त्रिपाठी जीवक्ति ने कुछ अफसोस के साथ कहा। रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम दुर्लभ था और रक्त मशरूम गोली को परिष्कृत करना और भी मुश्किल था, लेकिन रक्त मशरूम गोली का मूल्य निश्चित रूप से एक उत्पत्ति राजा कोटि गोली से नीचे नहीं था, शायद और भी अधिक। यह इसलिए था क्योंकि रक्त मशरूम गोली एक उपचार संत गोली थी जो मृत को वापस जीवन में ला सकती थी। एक साधक के लिए जिसने सालों तक साहसिक कार्य किया, ये सबसे मूल्यवान गोलियों में से एक थी। दुर्भाग्य से त्रिपाठी जीवक्ति इसे अभी परिष्कृत नहीं कर सकते थे, इसलिए वह केवल इस विधि का उपयोग कर सकते थे ताकि रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम की औषधीय प्रभावशीलता के बहुत अधिक बर्बाद होने से बचा जा सके। पिछले 2 दिनों में त्रिपाठी जीवक्ति इस औषधीय तरल को तैयार कर रहे थे। सुंदरी धारक ने ये सुना और खुशी से आश्चर्यचकित थी। उन्होंने जैद बोतल को कसकर पकड़ा, यहाँ तक कि इसकी सामग्री की जांच करने के लिए इसे खोला भी नहीं, क्योंकि उन्होंने खुशी से कहा, मैंने छोटे भाई त्रिपाठी को परेशान किया है, सुंदरी धारक निश्चित रूप से तुम्हारी उम्मीदों पर खरी उतरेंगी। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति से पूछने के लिए सही व्यक्ति मिला था, क्योंकि भले ही उन्होंने अपने संप्रदाय के ग्रैंड मास्टर ज़ियाओ या औषधि गोली संप्रदाय के वरिष्ठों से पूछा होता, वे रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम की 10 से 20% औषधीय प्रभावशीलता को उत्तेजित करने वाले औषधीय तरल की यह बोतल उत्पादित करने में सक्षम नहीं होते। औषधीय तरल की इस बोतल के साथ उनकी सफलता की संभावना कम से कम 10% तक बढ़ जाएगी, तो वह खुश क्यों नहीं होंगी। अगला, मुझे छोटे भाई त्रिपाठी को परेशान करना होगा। सुंदरी धारक ने औषधीय तरल की बोतल दूर रखी और एक गरिमापूर्ण भाव के साथ त्रिपाठी जीवक्ति से कहा। त्रिपाठी जीवक्ति के जवाब देने का इंतजार किए बिना उनकी आकृति अचानक घूमी और उनके कपड़े हर दिशा में उड़ गए। पलक झपकते ही केवल उनके अंडरगारमेंट्स बचे थे। सुंदरी धारक इस पल के लिए तैयार लगती थी, इसलिए उनके अंडरगारमेंट्स सभी काले थे।
हालांकि उन्होंने उनके उत्कृष्ट शरीर पर जोर दिया, उन्होंने उनके शरीर को फिलहाल खुला होने की अनुमति नहीं दी। फिर भी उनके चेहरे पर एक फीका लाल रंग दिखाई दिया और वह एक पल के लिए भी यहाँ रहना नहीं चाहती थी। उनकी आकृति झिलमिलाहट हुई क्योंकि वह सीधे हीन कुंड में कूद गई। थोड़ा सा भी छींटा नहीं पड़ा और जिस पल वह हीन कुंड में प्रवेश की, सुंदरी धारक ने एक कराहा छोड़ा क्योंकि उनके चेहरे पर अत्यधिक दर्द का एक भाव दिखाई दिया। विदेशी वस्तु द्वारा उत्तेजित होने के बाद हीन कुंड का पानी उबलना शुरू हो गया और एक सफेद धुंध दिखाई दी जो उनके अपने मन के रूप में सुंदरी धारक की ओर फैल गई। कचाह, एक कुरकुरा आवाज के साथ सुंदरी धारक के कोमल शरीर पर तुरंत बर्फ की एक पतली परत दिखाई दी, लेकिन सुंदरी धारक को केवल अपनी गुप्त कला को थोड़ा सा संचारित करने की आवश्यकता थी ताकि बर्फ की इस पतली परत को अपने शरीर से बाहर निकाल सके। हालांकि सफेद धुंध ने कम नहीं किया और उनके शरीर की ओर और भी अधिक उग्रता से फैल गई। सुंदरी धारक आखिरकार इसे सह नहीं सकी और एक दयनीय रोना छोड़ा क्योंकि उनके शरीर से अचानक एक चकाचौंध प्रकाश फूट पड़ा। ये प्रकाश बहुत असामान्य था, जैसे कि उनमें से हजारों थे। जिस पर यह प्रकाश खिला, त्रिपाठी जीवप्ती का मन अचानक जम गया क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मा को हिलते हुए महसूस किया। उनकी ज्ञान सागर थोड़ी कांपी और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके शरीर पर अदृश्य हथकड़ियां अचानक रखी गई थी, जिससे उनका शरीर भारी महसूस हुआ। रंगीन कांच दिव्य प्रकाश। त्रिपाठी जीवप्ती ने बिना किसी झिझक के सुंदरी धारक की आकृति को घूरते हुए आश्चर्य का एक भाव दिखाए बिना नहीं रह सके। हालांकि उन्होंने ज्ञान से सुना था कि हजार ब्रह्म रंगीन कांच पर्वत द्वारा उत्सर्जित रंगीन कांच दिव्य प्रकाश में एक की आत्मा को प्रतिबंधित करने का प्रभाव था, उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना अजीब और विरोध करना असंभव होगा। आप विषमुक्ति प्रक्रिया के अगले चरण के बारे में जानना चाहेंगे या रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के प्रभावों के बारे में अधिक जानकारी के लिए खोज करना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 1276। सौभाग्य से सुंदरी धारक जानबूझकर त्रिपाठी जीवप्ती को निशाना नहीं बना रही थी और त्रिपाठी जीवप्ती खुद एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए एक पल के झटके के बाद उन्होंने तुरंत रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के हमले का विरोध किया और अपनी ज्वलनशील ज्ञान सागर को सुंदरी धारक की ओर जारी किया। इस पल में सुंदरी धारक का चेहरा गंभीर दर्द से विकृत लगता था, जिससे उनका रूप देखने में और भी अधिक असहनीय हो गया था। हालांकि जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को आश्चर्यचकित किया वह ये था कि न केवल वह रूप में कमी लगती थी, बल्कि उनका पूरा शरीर भी उनके चेहरे की तरह था, निशानों और चोटों से ढका हुआ था, जिससे वह एक साधारण महिला से पूरी तरह से अलग दिखती थी। पहले जब वह काले अंडरगारमेंट्स पहने हुए थी तो त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जब वह हीन कुंड में प्रवेश की और उनके अंडरगारमेंट्स पानी में भीग गए तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके सुंदरी धारक की जांच करने के बाद तुरंत इस समस्या का पता लगाया। उनके पूरे शरीर पर निशानों और चोटों से ढका हुआ लगता था, ठीक उनके चेहरे की तरह, उनके दो सफेद और त्रुटिहीन हाथों के अपवाद के साथ, जिससे उन्हें सीधे देखना मुश्किल हो गया था। ऐसा लगता है कि हजार ब्रह्म रंगीन कांच कला की खेती करना अत्यंत हानिकारक है। त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए कि वह जैसी क्यों थी, यह निश्चित रूप से हजार ब्रह्म रंगीन कांच कला से संबंधित था। छोटे भाई त्रिपाठी। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती थोड़े चकित थे, सुंदरी धारक ने अपने दांत पीसे और एक कांपती आवाज में पुकारा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और चिल्लाया, चलो शुरू करते हैं। अगले ही पल में बिना किसी झिझक के सुंदरी धारक ने अपने सीने पर एक एक्यूपॉइंट खोला और अपने शरीर में पागलपन से हीन कुंड का पानी खींचना शुरू कर दिया। हड्डी को ठंडा करने वाला तरल उनके कोमल शरीर में प्रवेश करने के बाद सुंदरी धारक अनियंत्रित रूप से कांप उठी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने दांत पीसे, उनके होंठ नीले हो गए क्योंकि उन्होंने अपनी सुंदर आंखों से त्रिपाठी जीवप्ती को घूर लिया। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक शब्द भी नहीं कहा क्योंकि उनकी ज्वलनशील ज्ञान सागर भी एक्यूपॉइंट में दौड़ गई और तुरंत सुंदरी धारक के शरीर में कई कीमिया आत्मिक व्यूह उत्कीर्ण किए। ज्वलनशील ज्ञान सागर। सुंदरी धारक की आंखें आश्चर्य से चमक उठी, उन्हें इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती के पास वास्तव में एक ज्वलनशील ज्ञान सागर था। आखिरकार उनकी मूल योजना के अनुसार त्रिपाठी जीवप्ती को अपना हाथ उनके सीने पर रखने और उनके शरीर में अपनी संत शक्ति डालने की आवश्यकता थी, उनके शरीर को एक भट्टी के रूप में उपयोग करते हुए हीन कुंड के पानी में शामिल विभिन्न औषधीय प्रभावशीलता का सामग्री के रूप में उपयोग करना, फिर उनके शरीर से रंगीन कांच जहर को बाहर निकालने के लिए कीमिया तकनीकों का उपयोग करना। जबकि वे पहले विभिन्न विवरणों पर चर्चा कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती ने यह प्रकट नहीं किया था कि उनके पास एक ज्वलनशील ज्ञान सागर था, लेकिन इस पर इसे देखकर सुंदरी धारक आश्चर्यचकित नहीं थी, क्योंकि अगर यह मामला था तो त्रिपाठी जीवप्ती को उनके शरीर के साथ कोई अंतरंग संपर्क रखने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसने उन्हें चौंकाया और राहत दोनों महसूस कराया। आखिरकार कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या वह अभी भी एक मासूम महिला थी, उनके शरीर को एक अन्य पुरुष द्वारा छुआ जाना अभी भी कुछ हद तक असहनीय था। जैसे ही सुंदरी धारक के विचार दौड़ रहे थे, एक्यूपॉइंट को केंद्र के रूप में रखते हुए हीन कुंड का पानी तेजी से घूमना शुरू हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती की ज्वलनशील ज्ञान सागर के नियंत्रण में सुंदरी धारक ने हीन कुंड के पानी में एकीकृत की गई विभिन्न औषधीय प्रभावशीलता पूरी तरह से एकीकृत हो गई। एक असुविधाजनक भावना उनके सीने से फैल गई, जिससे सुंदरी धारक की सांस भारी हो गई, जैसे कि कुछ उनकी शक्ति को संचारित करने से रोक रहा था। हालांकि जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती ने आत्मिक व्यूह को उत्कीर्ण करना जारी रखा,
इन आत्मिक व्यूह के प्रभाव में यीन कुंड के पानी में विभिन्न औषधीय प्रभावशीलता टकराना और एक साथ विलय करना शुरू हो गई। एक अजीब प्रकाश को उत्सर्जित करने वाली एक अजीब आभा को सुंदरी धारक के सीने से बाहर निकाला गया और यीन कुंड में डाला गया। हालांकि ये फिलामेंट जैसा चीज विलुप्त नहीं हुआ और इसके बजाय पानी में एक मछली की तरह तैरता रहा, बाधाहीन। जल्द ही एक और समान चीज को बाहर निकाला गया और जैसे जैसे समय बीतता गया अधिक से अधिक फिलामेंट सुंदरी धारक के शरीर से बाहर निकले। इन अजीब चमकने वाली चीजों से पूरे यीन कुंड को भर दिया। आधे घंटे के बाद सुंदरी धारक ने अचानक अपने सीने में दम घुटने वाली भावना को गायब होते हुए महसूस किया और उनके शरीर में रुकी हुई संघ शक्ति संचारित होना शुरू हो गई। मूल रूप से असहनीय ठंडक ने अब और उनके लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। सुंदरी धारक अत्यधिक प्रसन्न थी और जल्दी से अपने शरीर की जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना जारी की। पहले खोले गए एक्यूपॉइंट के केंद्र के साथ मांस में अब और कोई रंगीन कांच जहां नहीं था। इसके अलावा सतह पर त्वचा आखिरकार अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गई थी। ये गुलाबी रंग के एक संकेत के साथ सफेद था, बर्फ जैसा सफेद और नाजुक, और अब और पहले जैसा बदसूरत नहीं लगता था। हालांकि चूंकि वह यीन कुंड के पानी में भिगोई गई थी, फिर भी कुछ चोटें थीं जो उनके शरीर के बाकी हिस्सों के साथ एक तीव्र विपरीत बनाती थी। सुंदरी धारक की आंखें अचानक धुंधली हो गईं और उनका दिल कांप उठा, लगभग अधिक यीन कुंड का पानी अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति देते हुए। अपने मन की रक्षा करो और किसी और चीज के बारे में मत सोचो। एक बार जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो तुम खुद की ठीक से जांच कर सकते हो। त्रिपाठी जीवक्ति का चीखना अचानक उनके कान में गूंजा, जिससे वह अपनी सुखद आश्चर्य से जाग गई। त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखते हुए, जो उनके सामने आसन जमाकर बैठे थे, अपनी ज्वलनशील ज्ञान सागर को औषधीय प्रभावशीलता के साथ विलय करने के लिए प्रेरित कर रहे थे, सुंदरी धारक ने पाया कि उनका भाव शांत था और शर्मिंदगी के कोई संकेत नहीं दिखाए। सिर हिलाते हुए उन्होंने एक और एक्यूपॉइंट खोला और यीन कुंड के पानी को अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति दी। त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत बिना किसी झिझक के उनके साथ सहयोग किया। अपनी दिव्य चेतना के आवरण के तहत, हालांकि वो सुंदरी धारक के शरीर के हर हिस्से को स्पष्ट रूप से देख सकते थे, अनिवार्य रूप से उन्हें अपने सामने नग्न कर रहे थे। इस पल में ये जीवन और मृत्यु का मामला था, इसलिए त्रिपाठी जीवक्ति के पास किसी और चीज के बारे में सोचने का समय नहीं था। एक गंभीर भाव के साथ उन्होंने अपनी पूरी ऊर्जा को यीन कुंड की औषधीय प्रभावशीलता में डाल दिया। सुंदरी धारक ने पहले ही इस यीन कुंड में बड़ी संख्या में जड़ी बूटियां डाल दी थीं, इसलिए रंगीन कांच जहर को दूर करना मुश्किल नहीं था। मुश्किल हिस्सा औषधीय प्रभावशीलता के सम्मिलन और सुंदरी धारक की अपनी सहनशीलता को नियंत्रित करना था। पूर्व ठीक था क्योंकि सुंदरी धारक खुद एक कीमियागर थी, इसलिए जब त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी ज्वलनशील ज्ञान सागर का उपयोग किया तो उन्हें औषधीय प्रभावशीलता को उत्तेजित करने के लिए केवल थोड़ा सा सहयोग करने की आवश्यकता थी। हालांकि बाद में कुछ ऐसा नहीं था जिसकी त्रिपाठी जीवक्ति मदद कर सकते थे, ये सब सुंदरी धारक की अपनी इच्छाशक्ति पर निर्भर करता था। रंगीन कांच जहर पहले ही उनके शरीर में गहराई से प्रवेश कर चुका था और हर बार जब इसे बाहर निकाला जाता था तो यह न केवल विषाक्त पदार्थों को बाहर निकाल रहा था, बल्कि उनके जीवन सार में से कुछ को भी बाहर निकाल रहा था। एक या दो बार कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन एक बार जब ये बहुत अधिक बार होता है तो वह इस बाधा को पार करने में सक्षम नहीं हो सकती है। ये वास्तव में मामला था। हर बार जब इसे बाहर निकाला जाता था तो इसमें कम से कम एक अगरबत्ती के बराबर समय लगता था। आधे दिन बाद जहर के 5वें से कम को बाहर निकाला गया था, लेकिन सुंदरी धारक पहले ही पतन के कगार पर थी। उनका चेहरा कागज जैसा पीला था। सौभाग्य से सुंदरी धारक ने पर्याप्त तैयारी की थी। इस समय उन्होंने अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से कुछ गोलियां बाहर निकाली और उन्हें अपने मुंह में फेंक दिया, जिससे उनके चेहरे पर कुछ रंग बहाल हुआ। ये देखकर त्रिपाठी जीवक्ति ने भी अपनी गति को धीमा कर दिया, सुंदरी धारक को औषधीय प्रभावशीलता को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त समय दिया। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति और सुंदरी धारक ने बहुत अधिक समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार इतने लंबे समय तक यीन कुंड में भिगोने से सुंदरी धारक की महत्वपूर्ण शक्ति का एक बड़ा सौदा उपभोग हो गया था, इसलिए एक संक्षिप्त आराम के बाद उन दोनों ने फिर से समान प्रक्रिया को दोहराया। समय थोड़ा थोड़ा करके बीत गया और सुंदरी धारक के शरीर में रंगीन कांच जहर को धीरे धीरे हटा दिया गया, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति का भाव केवल अधिक से अधिक गंभीर होता गया। वह नहीं देख सकते थे कि क्या सुंदरी धारक इस बाधा को पार कर सकती है, क्योंकि अब तक सुंदरी धारक ने शारीरिक कार्यों को मुश्किल से बनाए रखने और जहर को बाहर निकालने में उनके साथ सहयोग करने के लिए पहले ही अपने जीवन स्रोत को ओवरड्रॉ करना शुरू कर दिया था, लेकिन ऐसा करना एक दीर्घकालिक समाधान नहीं था। एक बार जब वह अब और नहीं पकड़ सकती थी तो वह निस्संदेह मर जाएंगी। भले ही वह दृढ़ रह सके, सुंदरी धारक को बाद में लंबे समय तक आराम करने की आवश्यकता होगी। लेकिन अब जब चीजें इस मुकाम पर पहुंच गई थी तो कोई पीछे हटना नहीं था। चाहे वह त्रिपाठी जीवक्ति हो या सुंदरी धारक, उन दोनों को अंत तक दृढ़ रहना पड़ा। संभवतः त्रिपाठी जीवक्ति की टकटकी को महसूस करते हुए सुंदरी धारक, जो पकड़े रहने के लिए संघर्ष कर रही थी, ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक मुस्कान निचोड़ा जो रोने से भी बदसूरत था। मैं ये कर सकती हूँ छोटे भाई त्रिपाठी, तुम्हें पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है, बस जैसा तुम्हें पसंद है करो। त्रिपाठी जीवक्ति का भाव उदासीन रहा, लेकिन उनके संकल्प को महसूस करने के बाद उन्होंने हल्के से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा।
उनकी ज्वलनशील ज्ञान सागर फिर से फूट पड़ी क्योंकि उन्होंने सुंदरी धारक के रिक्षाहीन शरीर में आत्मिक व्यूह की एक श्रृंखला उत्कीर्ण की, उनके शरीर को साफ करने के लिए यीन कुंड की औषधीय प्रभावशीलता को अंदर खींचते हुए। सुंदरी धारक फिर से चीख पड़ी। अत्यधिक उजाड़ लग रहा था, जैसे कि वह किसी तरह की अमानवीय यातना झेल रही थी। एक और दिन बीत गया और सुंदरी धारक के शरीर का अधिकांश हिस्सा सामान्य हो गया था। त्रिपाठी जीवोक्ति की दिव्य चेतना की जांच के तहत उन्होंने पाया कि उनके पास वास्तव में कुछ संपत्तियां थीं जो साधारण महिलाओं के पास नहीं थीं। उनकी त्वचा सफेद और कोमल थी और उनका आंकड़ा अविश्वसनीय रूप से सुडौल था। यहाँ तक कि उनका चेहरा भी पहले जैसा भद्दा नहीं था। इस पल में उनके पीले रंग के अलावा उनके पूर्व रूप का कोई निशान नहीं था। स्पष्ट रूप से वह एक आश्चर्यजनक सुंदरता थी जो किसी भी पुरुष के दिल को तेज करने के लिए पर्याप्त थी। इतनी यातना झेलने के बाद उनके वर्तमान रूप के साथ संयुक्त वह विशेष रूप से नाजुक और आकर्षक दिखती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति को पहले ही इसकी उम्मीद थी, इसलिए वह आश्चर्यचकित नहीं थे और बस अपने खुद के कार्य पर ध्यान केंद्रित किया। एक निश्चित पल में त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी ज्वलनशील ज्ञान सागर वापस ले ली और अचानक एक गड़गड़ाहट वाली आवाज में चिल्लाया, जल्दी करो और रक्त आह्वान मशरूम को निगल लो। सुंदरी धारक में ज्यादा चेतना नहीं बची लगती थी, उनकी सुंदर आंखों की जोड़ी मंद और निर्जीव थी। इससे पहले वह केवल यांत्रिक रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति के कार्यों के साथ सहयोग करना जानती थी, उनके दिल में जुनून का आखिरी निशान उन्हें हार मानने से रोके रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति की चीख सुनकर सुंदरी धारक की निर्जीव आंखें तुरंत स्पष्टता का एक निशान बहाल कर दिए और उन्होंने जल्दी से अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से रक्त आह्वान मशरूम वाले लकड़ी के बॉक्स को बाहर निकाला, इसे खोला और एक घूंट में रक्त आह्वान मशरूम को निगल लिया। अगले ही पल में उन्होंने जेड बोतल बाहर निकाली जो त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें दी थी और अंदर औषधीय तरल को अपने मुंह में डाल दिया। एक बार जब यह दवा उनके पेट में प्रवेश कर गई तो सुंदरी धारक की स्थिति आखिरकार थोड़ी सुधर गई। उनके पीले चेहरे पर एक असामान्य लाली तेजी से दिखाई दी क्योंकि उनका खून तेजी से संचारित होना शुरू हो गया। रक्त आह्वान मशरूम में शामिल विशाल महत्व उनके पूरे शरीर में फैलना शुरू हो गया, उनके खोए हुए जीवन स्रोत की भरपाई कर रहा था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सुंदरी धारक के रक्त आह्वान मशरूम की औषधीय प्रभावशीलता को पूरी तरह से परिष्कृत करने का इंतजार नहीं किया, इससे पहले कि उन्हें अपनी ज्वलनशील ज्ञान सागर के साथ फिर से ढक ले। सफलता या विफलता इस अंतिम मोड़ पर निर्भर करेगी। अगर सुंदरी धारक की इच्छाशक्ति पर्याप्त मजबूत थी तो उनके पास जीवित रहने का 30% मौका होना चाहिए, लेकिन अगर वह नहीं कर सकती थी तो वह केवल खुद को दोष दे सकती थी कि उनका भाग्य खत्म हो गया है और किसी और को दोष नहीं देना है। सुंदरी धारक इसे किसी और से बेहतर समझती थी और तुरंत त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ सहयोग किया। एक पल में पूरे हीन कुंड का पानी उमड़ना शुरू हो गया, पागलपन से सुंदरी धारक के शरीर में डाल रहा था। सफेद धुंध की परतें उन्हें ढकना शुरू हो गई और अजीब प्रकाश के पतले धागे उनके शरीर से बाहर निकाले गए। आप विषमुक्ति प्रक्रिया के अंतिम चरण के बारे में जानना चाहेंगे। एपिसोड नंबर 1277। 1000 ब्रह्म चोटी से 1000 मीटर नीचे 10 मीटर हीन कुंड के बगल में त्रिपाठी जीवोक्ति आसन जमाकर बैठे थे। उनकी भौं थोड़ी झुकी हुई थी क्योंकि उनके चेहरे पर चिंतन का एक भाव दिखाई दिया। वह अपने हाथ में एक स्पष्ट भूरे रंग के मनके से खेल रहे थे। सुंदरी धारक के शरीर से जहर को बाहर निकालना पूरा हो गया था और सुंदरी धारक का भाग्य काफी अच्छा रहा था। वह आखिरी पल में बचने में सफल रही थी और सफलतापूर्वक अपने शरीर से सभी रंगीन कांच जहर को हटा दिया था। ठीक उनके बेहोश होने से पहले उन्होंने अचानक अपना मुंह खोला और इस मनके को थूक दिया। बेहोश होने से पहले त्रिपाठी जीवोक्ति को यह बताने का समय मिला कि यह एक रंगीन कांच मनका था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें यीन कुंड से बाहर निकाला, उनके शरीर में ठंडी यीन क्यूई को वाष्पित करने के लिए अपनी सन शक्ति को संचारित किया, फिर अपने कपड़े उतारे और उन्हें उनके शरीर से ढक दिया, इससे पहले कि उनके बगल में खड़े होकर पहरेदारी करते। अगर संभव होता तो त्रिपाठी जीवोक्ति उन्हें आराम करने के लिए उनके कमरे में वापस ले जाना चाहते थे, लेकिन वह अभी केवल अपने अंडरगारमेंट्स पहने हुए थी, इसलिए उन्हें ले जाना थोड़ा असुविधाजनक था। उनके हाथ में मनका में कुछ भी विशेष नहीं था, भले ही उन्होंने इसे बाहर फेंक दिया, कोई भी इसमें रुचि नहीं रखेगा। लेकिन जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने सावधानीपूर्वक इसका अवलोकन किया तो वह ये जानकर हैरान रह गए कि यह स्पष्ट भूरे रंग का मनका वास्तव में एक चकाचौंध प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। ये प्रकाश रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के समान था और इसमें एक की आत्मा को प्रतिबंधित करने का प्रभाव था, आसानी से उनकी ज्ञान सागर सुरक्षा को भेदते हुए और उनकी आत्मा को हिलाते हुए। त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत समझ गए कि यह मनका संभवतः एक अत्यंत मूल्यवान खजाना था। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति ने 1000 ब्रह्म रंगीन कांच को अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था, उन्होंने स्पष्ट रूप से समझा कि इस मनके का गठन सुंदरी धारक द्वारा खेती की गई 1000 ब्रह्म रंगीन कांच कला और उनके द्वारा खाए गए 1000 ब्रह्म रंगीन कांच कला से संबंधित होना चाहिए। हालांकि इसकी अनगिनत बार जांच करने के बाद त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक बहुत ही अजीब चीज खोजी। यह मनका एक गोली के समान था, लेकिन एक कलाकृति परिष्करण सामग्री के समान भी था। ये बताना मुश्किल था कि कौन क्या था। इससे खेलते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव बदल गया और उन्होंने रंगीन कांच मनका को अपनी हथेली में पकड़ा, इससे पहले कि जमीन पर लेटी हुई सुंदरी धारक को देखने के लिए मुड़े। वहां सुंदरी धारक की लंबी पलकें थोड़ी कांप रही थीं और उनकी 10 पतली जैद उंगलियां थोड़ी चलती हुई लगती थीं, स्पष्ट रूप से एक संकेत था कि वह जागने वाली थी।
उनके पहले से पूरी तरह से अलग चेहरे को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती आह भरे बिना नहीं रह सके। त्रिपाठी जीवप्ती आह भरे बिना नहीं रह सके। इससे पहले कि रंगीन कांच जहर को बाहर निकाला गया था, सुंदरी धारक का रूप देखने में असहनीय था, लेकिन अब वह एक उत्कृष्ट सुंदरता बन गई थी। येनसुदाई की तुलना में त्रिपाठी जीवप्ती थोड़ी अधिक मजबूत थी। त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि अगर वह इस तरह यीनकुंड में प्रवेश करती तो क्या होता। क्या वह अभी भी स्थिर पानी की तरह शांत रह सकते थे? इसके बारे में ध्यान से सोचते हुए वह शायद थोड़ा विचलित होते। आखिरकार वह अभी भी एक पुरुष थे। कोई भी पुरुष ऐसी सुंदर और लगभग नग्न महिला के सामने उदासीन नहीं रहेगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद सुंदरी धारक ने अपनी आंखें खोली और अपने शरीर को थोड़ा हिलाया। केवल ये पता चला कि वह अत्यंत कमजोर थी और कराहने से खुद को नहीं रोक सकी। चूंकि तुम जाग गई हो, तुम्हें थोड़ी देर के लिए आराम करना चाहिए। तुम्हारी वर्तमान स्थिति बहुत आशावादी नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती की फीकी आवाज आई। ये सुनकर सुंदरी धारक ने अपनी आंखें नीचे की और तुरंत त्रिपाठी जीवप्ती को अपने से ज्यादा दूर नहीं बैठे देखा, उन्हें एक मुस्कान के साथ देखते हुए। उनका भाव थोड़ा बदल गया और वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन कोई शब्द बाहर नहीं निकला। ये पता चलने के बाद कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी पोशाक नहीं पहने हुए थे और कुछ उनके शरीर को ढक रहा था, सुंदरी धारक की सुंदर आंखों ने कृतज्ञता और सुरक्षा का एक निशान चमकाया, इससे पहले कि वो तुरंत अपनी आंखें फिर से बंद कर ले और चुपचाप अपनी गुप्त कला को संचारित करें। 2 घंटे बाद सुंदरी धारक उठ बैठी, खुद को सावधानीपूर्वक पहनाया, अपनी अंतरिक्ष अंगूठी से पहले से तैयार की गई बहाली दवाओं की एक संख्या बाहर निकाली, उन्हें अपने मुंह में डाल दिया और ध्यान करना जारी रखा। 1 और दिन बाद सुंदरी धारक ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें फिर से खोली। उनकी सुंदर आंखें जोश से भरी हुई थीं और ऐसा लगता था कि उनकी खेती ने भी कुछ प्रगति की थी। हालांकि उनका चेहरा अभी भी थोड़ा पीला था, इसमें कुछ भी गलत नहीं था। जब तक वह शांत हो जाती और स्वस्थ हो जाती, वह आखिरकार ठीक हो जाएंगी। खड़े होकर सुंदरी धारक त्रिपाठी जीवप्ती की ओर चली और गहराई से झुकी। सुंदरी धारक छोटे भाई त्रिपाठी को धन्यवाद देती है। इस बार अगर यह छोटे भाई की मदद के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि मैं पहले ही गिर गई होती। छोटे भाई त्रिपाठी की महान दयालुता सुंदरी धारक के दिल में उत्कीर्ण रहेगी और इसे कभी नहीं भूलेगी। त्रिपाठी जीवप्ती भी खड़े हो गए और एक मुस्कान के साथ अपना हाथ हिलाया, उदासीनता से कहते हुए, यमलोक के फाटकों को तोड़ने में सक्षम होना तुम्हारा अपना प्रयास था, मेरा इसे ज्यादा कुछ लेना देना नहीं था। सुंदरी धारक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। छोटे भाई त्रिपाठी सुंदरी धारक को अधिक आंकते हैं। मैं जानती हूँ कि अगर मैंने इस बार जिसे आमंत्रित किया था वह छोटे भाई त्रिपाठी नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर जियाओ या औषधि गोली संप्रदाय के वरिष्ठों में से एक होते, तो मैं निश्चित रूप से अभी यहाँ खड़ी नहीं होती। कुछ भी उल्लेख किए बिना, औषधीय तरल की बोतल जो तुमने मुझे दी थी, उसमें बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियां खर्च हुई होंगी, है ना? उस औषधीय तरल की बोतल के बिना मैं आखिरी कुछ घंटों के लिए पकड़े रहने में सक्षम नहीं होती। उन्होंने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम और औषधीय तरल की उस बोतल को लेने के बाद उनकी कमजोर महत्वपूर्ण शक्ति वास्तव में काफी हद तक बहाल हो गई थी, और जैसे जैसे समय बीतता गया यह अभी भी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। यह इसी कारण से था कि वह अंत तक पकड़े रहने में सक्षम रही थी, अन्यथा वह बहुत पहले मर गई होती। सीधे एक रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम लेने से ऐसा महान प्रभाव नहीं होगा। अगर यह एक रक्त मशरूम गोली होती तो ऐसा बदलना संभव हो सकता था, लेकिन एक अपरिष्कृत रक्त स्फूर्तिदायक मशरूम को यह हासिल करने में सक्षम नहीं होना चाहिए था, इसलिए एकमात्र स्पष्टीकरण औषधीय तरल की वह बोतल थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने औषधीय तरल की उस बोतल पर कितना समय और प्रयास खर्च किया था। ये स्पष्ट रूप से कोई साधारण चीज नहीं थी। त्रिपाठी जीवप्ती का इसका उल्लेख नहीं करना इसलिए था क्योंकि वह उदार थे, तो सुंदरी धारक कैसे परवाह नहीं कर सकती थी। उन्हें ये कहते हुए देखकर त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे अस्वीकार करने की कोशिश नहीं की, नहीं उन्होंने इसे स्वीकार किया। सुंदरी धारक को जो नहीं पता था वह ये था कि हालांकि औषधीय तरल की उस बोतल पर उन्हें बहुत सारी कीमती जड़ी बूटियां खर्च हुई थी, सबसे महत्वपूर्ण कारण ये था कि उन्होंने उसमें अपने सुनहरे रक्त की एक बूंद टिपकाई थी। त्रिपाठी जीवप्ती के सुनहरे रक्त में एक अत्यंत शक्तिशाली महत्वपूर्ण शक्ति और महत्व शामिल था, इसलिए यह उस समय सुंदरी धारक की महत्वपूर्ण शक्ति को बहाल करने के लिए सबसे उपयुक्त था। किसी भी हालत में बड़ी बहन सुंदरी धारक आखिरकार सफल हो गई है, बधाई बधाई। त्रिपाठी जीवप्ती हंसे और विषय बदल दिया। सुंदरी धारक ने भी एक आकर्षक मुस्कान दिखाई क्योंकि उन्होंने अपना सिर घुमाया और यीनकुंड के शांत पानी में अपने अद्वितीय चेहरे के प्रतिबिंब को घूर लिया। उनकी सुंदर आंखें एक शानदार प्रकाश से भर गईं। त्रिपाठी जीवप्ती ने किनारे से उनके भाव का अवलोकन किया और समझदारी से उन्हें परेशान नहीं किया, जिससे उन्हें अपनी खोई हुई सुंदरता को वापस पाने की खुशी और उत्साह का आनंद लेने की अनुमति मिली। थोड़ी देर बाद सुंदरी धारक ने अचानक अपना हाथ आगे बढ़ाया और उनकी आस्तीन से हवा का एक झोंका बाहर निकला, जिससे यीनकुंड के साफ पानी में लहरें पैदा हुई और उनके सुंदर चेहरे को तोड़ दिया, जो किसी भी पुरुष के दिल को तेज करने के लिए पर्याप्त था। तुरंत सुंदरी धारक ने अपनी संत शक्ति को संचारित किया और त्रिपाठी जीवप्ती की स्तब्ध टकटकी के तहत उनका सुंदर रूप एक बार फिर उस रूप में वापस आ गया जब त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें पहली बार देखा था। बदसूरत, सूखा और चेचक के निशानों से भरा उनका रूप देखने में असहनीय था। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाई।
कोई भी महिला सुंदर होना पसंद नहीं करती थी और सुंदरी धारक कोई अपवाद नहीं थी। अन्यथा वल्लीयान रेगिस्तान में वापस स्वर्ग युद्ध संघ के उस शिष्य ने उन्हें उकसाया था जब वह अपनी शांति नहीं खोती, नहीं उन्होंने अभी ऐसा पुरानी यादों वाला भाव दिखाया होता। हालांकि चूंकि उन्होंने ये किया था तो उनके कारण होने चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने कोई प्रश्न नहीं पूछा, लेकिन जिसने त्रिपाठी जीवप्ती को उत्सुक किया वह ये था कि जब उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से उनकी जांच की तो वह उनके चेहरे पर थोड़ा सा भी दोष नहीं ढूंढ सके। सुंदरी धारक का चेहरा वास्तव में अपने पिछले बदसूरत रूप में वापस आ गया था। इसने उन्हें बहुत आश्चर्यचकित किया। आखिरकार उन्होंने सुंदरी धारक के सच्चे रंग को अपनी आंखों से देखा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने नहीं पूछा, लेकिन सुंदरी धारक ने समझाने की पहल की, मैंने छोटे भाई त्रिपाठी को कुछ शर्मनाक दिखाया है। मुझे नहीं लगता कि इस मामले का खुलासा करने का यह एक अच्छा समय है, इसलिए मैं अभी के लिए केवल बाहरी लोगों को भ्रमित कर सकती हूँ। जब मैं उत्पत्ति वापसी कोटि में तोड़ती हूँ तो सम्मानित गुरु को सब कुछ समझाने में बहुत देर नहीं होगी। युवा महिला के विचार काफी अच्छी तरह से सोचे गए हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सहमति में सिर हिलाया। इससे पहले कि तुरंत विषय बदल दे और पूछे, क्या मैं युवा महिला सुंदरी धारक से पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ, इस मनके का क्या उपयोग है? ऐसा कहते हुए उन्होंने रंगीन कांच मनका बाहर निकाला। सुंदरी धारक ने इस रंगीन कांच मनके को देखा और हल्के से मुस्कुराई। हाँ, मैं पहले इस मनके को थूकने में बहुत व्यस्त थी कि छोटे भाई त्रिपाठी को यह नहीं बता सकी कि इसका उपयोग कैसे करें। सुंदरी धारक बहुत लापरवाह थी। हाँ, मुझे इसे इस तरह रखने दो। यह मनका मेरे लिए एक राक्षस जानवर के राक्षस कोर के समान है। एक राक्षस कोर? ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती हैरान रह गए। हाँ, क्योंकि हजार भ्रम रंगीन कांच कला एक राक्षस जानवर की खेती विधि पर आधारित थी। छोटे भाई त्रिपाठी को पता होना चाहिए कि कुछ राक्षस जानवर सभी प्रकार के खनिजों को निगलने, उनके सार को निकालने और इसे अपने राक्षस कोर में संग्रहित करने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। हजार भ्रम रंगीन कांच कला की खेती करने और हजार भ्रम रंगीन कांच का उपभोग करने के बाद यह मनका मेरे शरीर में पैदा हुआ था। त्रिपाठी जीवप्ती आश्चर्यचकित थे और जल्दी से पूछा, अगर ऐसा है तो इसे खोना तुम्हारे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा? कुछ प्रभाव निश्चित रूप से होगा, लेकिन यह महान नहीं होगा। ये बस एक राक्षस कोर के समान एक अस्तित्व है, लेकिन यह एक राक्षस जानवर के राक्षस कोर जितना महत्वपूर्ण नहीं है। जब तक मेरे पास पर्याप्त समय और हजार भ्रम रंगीन कांच है, मैं भविष्य में इस तरह की चीज की खेती करने में सक्षम होंगी। ये सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने राहत की सांस ली, लेकिन गुप्त रूप से भी आह भरी। हजार भ्रम रंगीन कांच कला बनाने वाला व्यक्ति वास्तव में एक स्वर्ग को धता बताने वाला प्रतिभाशाली था। वास्तव में एक साधक के शरीर में एक राक्षस जानवर के राक्षस कोर के समान कुछ उत्पादित करने में सक्षम था। कोई आश्चर्य नहीं कि जब उन्होंने इसकी जांच की तो यह एक गोली के समान था, लेकिन यह एक कलाकृति परिष्करण सामग्री के समान भी था। सुंदरी धारक ने एक मुस्कान के साथ त्रिपाठी जीवप्ती को देखा और कहा, हालांकि यह रंगीन कांच मनका मेरे लिए महत्वपूर्ण है, यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन छोटे भाई त्रिपाठी के लिए ये बहुत उपयोगी है। ओह, कृपया मुझे प्रबुद्ध करें, युवा महिला। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव गंभीर हो गया। उन्होंने इस रंगीन कांच मनके की लंबे समय तक जांच की थी, लेकिन फिर भी यह नहीं जानते थे कि इसके साथ कैसे निपटा जाए। वह इसके बारे में त्रिपाठी ज्वलन विभाग से पूछना चाहते थे, लेकिन अब सुंदरी धारक को ये कहते हुए सुनकर ऐसा लगा कि वह एक तरीका जानती थी। अगर छोटे भाई त्रिपाठी इस रंगीन कांच मनके को परिष्कृत कर सकते हैं तो शायद वह इसके कुछ रहस्यों को समझने में सक्षम होंगे। आखिरकार ये हजार भ्रम रंगीन कांच का संघटित सार है। अगर छोटे भाई त्रिपाठी वास्तव में रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के रहस्यों को समझ सकते हैं तो भविष्य में उनके पास अपने दुश्मनों से निपटने का एक अतिरिक्त साधन होगा। इस रंगीन कांच मनके की मदद से मैं अनुमान लगाती हूँ कि छोटे भाई त्रिपाठी की योग्यता के साथ इसे परिष्कृत करने की 80% संभावना है। रंगीन कांच दिव्य प्रकाश। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव बदल गया। जब वह सुंदरी धारक को जहर बाहर निकालने में मदद कर रहे थे तो उन्होंने रंगीन कांच दिव्य प्रकाश से एक छोटा सा नुकसान उठाया था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से इसकी शक्ति से अवगत थे। हालांकि हजार भ्रम रंगीन कांच कला की खेती करने वालों को छोड़कर कोई अन्य साधक रंगीन कांच दिव्य प्रकाश को नहीं समझ सकता था। अब इस रंगीन कांच मनके की मदद से त्रिपाठी जीवप्ती ऐसा कर सकते थे, इसलिए वह अत्यधिक प्रसन्न महसूस किए बिना नहीं रह सके। आप रंगीन कांच मनके को परिष्कृत करने के तरीकों के बारे में जानना चाहेंगे या रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के आध्यात्मिक आयाम और शक्ति के बारे में अधिक जानकारी के लिए खोज करना चाहेंगे? एपिसोड नंबर 1278। अगर यह वास्तव में मामला था तो सुंदरी धारक का उपहार एक छोटा नहीं था। छोटे भाई त्रिपाठी निश्चिंत रहें, ये रंगीन कांच मनका मेरे द्वारा लिए गए हजार भ्रम रंगीन कांच से अलग है। यह विषाक्त नहीं है, इसलिए जब तक छोटे भाई इसे सावधानीपूर्वक परिष्कृत करते हैं कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। इसे इनाम मानो जो सुंदरी धारक ने छोटे भाई त्रिपाठी से वादा किया था। सुंदरी धारक के पास कुछ भी नहीं है और इस जहर को विषमुक्त करने के लिए सालों में जमा किए गए सभी संसाधन खत्म हो गए थे, इसलिए मुझे उम्मीद है कि छोटे भाई त्रिपाठी इनकार नहीं करेंगे। सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवप्ती को यह नहीं बताया कि यह रंगीन कांच मनका हजार भ्रम रंगीन कांच कला की खेती में उनके 20 वर्षों की कड़ी मेहनत का फल था।
हालांकि वह इस गुप्त कला में लघु सिद्धि चरण तक पहुंच गई थी और इसे फिर से खेती कर सकती थी। कई सालों के संचय के बिना ऐसा करना असंभव था। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और कहा, मैं इस इनाम से बहुत संतुष्ट हूँ। युवा महिला सुंदरी धारक काफी विचारशील है। ऐसा कहते हुए उन्होंने रंगीन कांचमन का दूर रख दिया और यीन कुंड पर चारों ओर देखा, जिसने अपनी यीन की हुई का इतना अधिक हिस्सा खो दिया था कि यह लगभग एक साधारण कुंड में कम हो गया था। त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा, चूंकि हम यहाँ कर चुके हैं, चलो वापस ऊपर चलते हैं। अच्छा, इतने दिनों की देरी के बाद मुझे यकीन है कि युवा महिला त्रिपाठी ज्वलन चिंतित है। सुंदरी धारक हल्के से मुस्कुराई और त्रिपाठी जीवप्ती को उसी रास्ते से वापस नेतृत्व किया जिससे वे आए थे। ऐसा लगता था कि उनके रूप और शरीर को उनकी मूल स्थिति में बहाल कर दिया गया था। उनके हर कदम और कार्रवाई लाखों भावनाओं से भरी हुई थी, पहले से पूरी तरह से अलग, जिससे त्रिपाठी जीवप्ती ने गुप्त रूप से उनकी प्रशंसा की। जल्द ही वे दोनों ऊपरी मंजिल पर अपने कमरे में वापस आ गए। अलग होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती अपने कमरे में बैठ गए। रंगीन कांच मन का बाहर निकालने और थोड़ी देर के लिए इससे खेलने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी, जैसे कि उन्होंने कुछ अच्छा सोचा था और उनके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। उसी पल दरवाजा धकेला गया और त्रिपाठी ज्वलन कमरे में दिखाई दी, जो एक काले लिबादे में लिपटी हुई थी। क्या सब कुछ हो गया? त्रिपाठी ज्वलन ने पूछा। हाँ, जाने का समय है। त्रिपाठी ज्वलन थोड़ी चिंतित लगती थी, लेकिन उन्होंने ये नहीं पूछा कि सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवप्ती को यहाँ क्यों आमंत्रित किया था। क्या हुआ? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी भौं चढ़ाई। कुछ खास नहीं हुआ, बस मुझे लगता है कि हमें ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रहना चाहिए। छोटी वहाँ पहले ही 7 या 8 दिन से है, उसके वापस आने का समय हो गया है। अगर यह बहुत लालची है तो ये समस्याएं पैदा कर सकता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने इसके बारे में सोचा और महसूस किया कि जो उन्होंने कहा वह समझ में आता है। उन्होंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, हम आज रात के बाद चले जाएंगे। हालांकि वह अभी भी हजार भ्रम चोटी के अंदर थे, त्रिपाठी जीवप्ती अभी भी अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके बाहर की स्थिति की जांच कर सकते थे। बाहर अभी भी अंधेरा था। इस समय जाना स्वाभाविक रूप से असुविधाजनक था। वह केवल भोर तक इंतजार कर सकते थे जाने के लिए। चर्चा के बाद त्रिपाठी ज्वलन भी आराम करने के लिए अपने कमरे में वापस चली गई। रात शांतिपूर्ण ढंग से बीत गई और अगले दिन त्रिपाठी जीवप्ती ने तुरंत सुंदरी धारक को विदा किया। सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवप्ती को कुछ और दिन रहने के लिए बहुत गर्मजोशी से आमंत्रित किया। इसके अलावा उनका उनके साथ कीमिया ज्ञान का आदान प्रदान करने का भी इरादा था। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती को इस पर अपराध बोध था। वह जारी रहने के मूड में कैसे हो सकते थे। थोड़ी देर बाद सुंदरी धारक अनिच्छा से सहमत हो गई। उन्होंने फिर व्यक्तिगत रूप से उन्हें और त्रिपाठी ज्वलन को भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला से बाहर निकाल दिया। रास्ते में सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवप्ती को बताया कि कुछ महीनों की वसूली के बाद वह उत्पत्ति वापसी कोटि में तोड़ना शुरू कर देंगी। एक बार जब वह सफल हो जाती है तो वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देने के लिए निश्चित रूप से अजगर गुफा पर्वत का दौरा करेगी। त्रिपाठी जीवप्ती स्वाभाविक रूप से सहमत हो गए। जैसे ही वे दोनों बात कर रहे थे, भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला के अंदर से अचानक एक दुनिया को हिला देने वाला शोर गूंज उठा। तुरंत प्रकाश की एक स्तंभ जिसने लाखों किरणों को उत्सर्जित किया, आकाश में दौड़ गया, जैसे कि यह आकाश में एक छेद करना चाहता था। भले ही वे तीनों हजारों किलोमीटर दूर थे, फिर भी वे प्रकाश के स्तंभ को स्पष्ट रूप से देखने में सक्षम थे। रंगीन कांच पर्वत। सुंदरी धारक की सुंदर आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उन्होंने प्रकाश के इस स्तंभ को घूर लिया और विस्मयादिबोधक किया। जिस जगह से यह प्रकाश का स्तंभ आया था वह स्पष्ट रूप से वह जगह थी जहां हजार भ्रम रंगीन कांच पर्वत स्थित था। ऐसा लगता था कि किसी कारण से रंगीन कांच पर्वत के चारों ओर व्यवस्थित आत्मिक व्यूह अस्थिर हो गया था, जिससे रंगीन कांच पर्वत के रंगीन कांच दिव्य प्रकाश को अपने आप फूटने का कारण बना। त्रिपाठी जीवप्ती का रंग थोड़ा बदल गया क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी ज्वलन के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया, तुरंत कई संभावनाओं के बारे में सोचते हुए। लेकिन जल्द ही त्रिपाठी जीवप्ती का भाव सामान्य हो गया और उन्होंने पूछा, क्या आपके माननीय संप्रदाय के रंगीन कांच पर्वत के साथ कोई समस्या है? हाँ, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी तरह का अवरोध शुरू हो गया है। छोटे भाई त्रिपाठी, मैं मूल रूप से तुम्हारे साथ थोड़ी देर और रहना चाहती थी, लेकिन अब ये संभव नहीं होगा। मैं हजार भ्रम रंगीन कांच कला की खेती करती हूँ, इसलिए मुझे जल्दी से वहां जाना चाहिए। तुम्हें और बड़ी बहन त्रिपाठी ज्वलन को अपना ख्याल रखना चाहिए। चूंकि आपके माननीय संप्रदाय में इतनी बड़ी चीज हुई है, बड़ी बहन सुंदरी धारक को वास्तव में वहां एक यात्रा करनी चाहिए। हम पहले ही भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला छोड़ चुके हैं, इसलिए त्रिपाठी ज्वलन और मैं बाकी रास्ता अपने आप यात्रा कर सकते हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। अच्छा, फिर जब मैं अजगर गुफा पर्वत का दौरा करूंगी तो हम एक अच्छी बातचीत करेंगे। सुंदरी धारक ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया। सुंदरी धारक ने माफी मांगते हुए मुस्कुराया इससे पहले कि उनका कोमल शरीर झिलमिलाहट हुआ और वह प्रकाश की एक धारा में बदल गई, एक अविश्वसनीय गति से उसी रास्ते से वापस उड़ते हुए जिससे वह आई थी। उनकी आकृति गायब होने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने त्रिपाठी ज्वलन को खींचा और चिल्लाया, चलो चलते हैं। दोनों ने एक ही समय में अपनी तारा शटल बुलाए और पलक झपकते ही गायब हो गए। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती नहीं समझते थे कि क्या हुआ था। उन्होंने अनुमान लगाया कि इसका पत्थर मूषक से कुछ लेना देना था,
तो वह यहाँ रहने के लिए कैसे तैयार हो सकते थे। आखिरकार कल रात जब वह पत्थर मूषक को पुनः प्राप्त कर रहे थे तो एक दुर्घटना हुई थी। सौभाग्य से उन्होंने आज छोड़ दिया था, अन्यथा अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उनके और त्रिपाठी ज्वलन के लिए रंगीन कांच संप्रदाय छोड़ना अत्यंत मुश्किल होता। सुंदरी धारक को अपने जमानतदार के रूप में रखते हुए त्रिपाठी जीवप्ती को रंगीन कांच संप्रदाय में नुकसान पहुंचाने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने कोई सुराग प्रकट किया तो रंगीन कांच संप्रदाय उन्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उस समय सुंदरी धारक के शब्द भी बेकार होंगे। उसी समय हजार भ्रम रंगीन कांच पर्वत के बगल में, जिसे त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले देखा था, कई दर्जन दूसरी या तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी कोटि के मास्टर इसके चारों ओर हवा में तैर रहे थे। उनमें से एक दर्जन से अधिक तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी कोटि के शिखर मास्टर थे जो सभी शक्तिशाली आभा विकिरण कर रहे थे। इन मास्टरों में से आधे रंगीन कांच पर्वत के चारों ओर आगे पीछे शटल कर रहे थे, लगातार अपनी शुद्ध संत शक्ति को अपने सामने एक अज्ञात अवरोध में डाल रहे थे। इतनी अधिक संत शक्ति प्राप्त करने के बाद यह अवरोध आकार में उतार चढ़ाव कर रहा था और हजार भ्रम रंगीन कांच पर्वत से उठने वाले रंगीन कांच दिव्य प्रकाश को दबाने की कोशिश कर रहा था। दूसरा आधा भी गुप्त रूप से अपनी संत शक्ति को संचारित कर रहा था, क्योंकि उन्होंने गंभीर भावों के साथ हजार भ्रम रंगीन कांच पर्वत की ओर घूर लिया, संभवतः किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार थे। क्या हुआ? एक आवाज अचानक सुनाई दी और तुरंत लंबी दाढ़ी और चांदी सफेद बालों के 3 तारों वाला एक पतला बूढ़ा आदमी अचानक रंगीन कांच पर्वत से 1000 मीटर दूर दिखाई दिया। जब कई उत्पत्ति वापसी कोटि के मास्टरों ने इस बूढ़े आदमी को देखा तो उन्होंने अपनी मुट्ठी बांधी। नमस्ते संप्रदाय मास्टर। ये बूढ़ा आदमी रंगीन कांच संप्रदाय का संप्रदाय मास्टर गोंग जिंघे के अलावा कोई और नहीं था। गोंग जिंघे ने बस अपना हाथ हिलाया, सभी को औपचारिकताएं छोड़ने का इशारा किया, इससे पहले कि उनकी टकटकी 2 तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी कोटि के साधकों की ओर मुड़ गई, एक पुरुष और एक महिला जो जल्दी में उड़ रहे थे। पुरुष मध्यम आयु वर्ग का था और एक प्रभावशाली उपस्थिति थी। हालांकि उसकी सटीक आयु बताना असंभव था, उसकी आंखों के कोनों में दिखाई देने वाली जीवन की अस्थिरता ने संकेत दिया कि वह जवान नहीं था। महिला भी एक मध्यम आयु वर्ग की सुंदरी थी जिसकी नर्म कमर और एक आकर्षक उपस्थिति थी। वे दोनों गोंग जिंघे के सामने पहुंचे और एक साथ झुक गए। बुजुर्ग माँ, बुजुर्ग डू, आप दोनों इस जगह की पिछले कुछ सालों से रक्षा कर रहे हैं, यहाँ क्या हुआ? गोंग जिंघे ने उन दोनों को देखा और एक गरिमापूर्ण भाव के साथ पूछा। माँ उपनाम वाले पुरुष और डू उपनाम वाली सुंदर महिला ने एक नजर का आदान प्रदान किया, इससे पहले कि माँ उपनाम वाले पुरुष ने अपनी मुट्ठी बांधी और जवाब दिया, संप्रदाय मास्टर को रिपोर्ट करते हुए, स्थिति इस तरह है। कल रात किसी कारण से बुजुर्ग डू ने अचानक महसूस किया कि रंगीन कांच पर्वत के नीचे का आत्मिक व्यूह ढीला होने के संकेत दिखा रहा था। तुरंत उन्होंने जांच करने के लिए अपने पर्वत उत्खनन जानवर को भेजा, लेकिन हम दोनों को जिसकी उम्मीद नहीं थी वह ये था कि पर्वत उत्खनन जानवर वहां जाने के बाद वह अचानक बिना किसी निशान के गायब हो गया। हमने कितनी भी कोशिश की, हम उससे संपर्क करने में असमर्थ रहे और यहाँ तक कि अब भी वह वापस नहीं आया है। लेकिन अभी अभी रंगीन कांच दिव्य प्रकाश अचानक फूट पड़ा। हम दोनों ने अनुमान लगाया कि रंगीन कांच पर्वत के नीचे का आत्मिक व्यूह वास्तव में क्षतिग्रस्त हो गया था, अन्यथा ऐसी चीज नहीं होती। आत्मिक व्यूह क्षतिग्रस्त हो गया था। गोंग जिंघे ने भौहें चढ़ाई और जल्दी से कहा, ये 100 सालों से अधिक समय से नहीं हुआ है। हर कुछ साल में हम आत्मिक व्यूह और आत्मिक व्यूह को फिर से स्थिर करते हैं, तो ये कैसे क्षतिग्रस्त हो सकता है? यह माँ उपनाम वाला पुरुष थोड़ी देर के लिए संकोच किया, यह नहीं जानते हुए कि कैसे जवाब देना है। उसे ऐसा कार्य करते हुए देखकर गोंग जिंघे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि उन्हें कोई जवाब नहीं मिल पाएगा, इसलिए उन्होंने सुंदर महिला की ओर मुड़कर पूछा, बुजुर्ग डू, क्या केवल एक पर्वत उत्खनन जानवर है? सुंदर मध्यम आयु वर्ग की महिला ने कड़वाहट से मुस्कुराया, एक से अधिक पर्वत उत्खनन जानवर है, लेकिन जो रंगीन कांच दिव्य प्रकाश का सामना कर सकता है और रंगीन कांच पर्वत के आत्मिक व्यूह के पास जा सकता है वह केवल एक है, दूसरे बहुत उपयोगी नहीं है। आखिरकार इस तरह की चीज को रंगीन कांच पर्वत की रक्षा के लिए खासकर 10,000 जानवर संप्रदाय से खरीदा गया था। 10,000 जानवर संप्रदाय ने हमें यह नहीं बताया कि इस राक्षस जानवर को कैसे उठाना और गुलाम बनाना है। तो हमारे पास अब रंगीन कांच पर्वत के नीचे के आत्मिक व्यूह की जांच करने का कोई तरीका नहीं है। गोंग जिंघे ने तुरंत एक अप्रसन्न भाव दिखाया। माँ उपनाम वाले पुरुष और डू उपनाम वाली सुंदर महिला ने अपना सिर नीचे किया और चुप रहे। हम ये भी नहीं जानते कि ऐसा क्यों हुआ, गोंग जिंघे ने फिर से पूछा। रंगीन कांच संप्रदाय के 2 बुजुर्गों के भाव और भी अधिक अजीब हो गए। इस स्थिति को देखकर पास के एक अन्य बुजुर्ग ने बोलना शुरू कर दिया, हालांकि हम यह नहीं जानते कि क्या आत्मिक व्यूह को नुकसान मानव निर्मित है या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के विस्फोट को दबाना है। अगर यह जारी रहता है तो यहाँ का आत्मिक व्यूह ढह सकता है और हम इस खजाने के पर्वत को खो सकते हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज रंगीन कांच संप्रदाय की अच्छी तरह से जांच करना है और देखना है कि क्या हाल ही में कोई बाहरी व्यक्ति यहाँ आया है। अगर यह वास्तव में मानव निर्मित है तो ये केवल इन बाहरी लोगों में से एक हो सकता है। ये सही है, किसी ने तुरंत गूंज उठाया। गोंग जिंघे ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि उस बुजुर्ग की ओर मुड़े जिसने अभी अभी बात की थी, और सिर हिलाया। मैं बाहरी लोगों की जांच का मामला तुम्हें छोड़ता हूँ। जो बाहरी लोग अभी भी रंगीन कांच संप्रदाय में हैं,
उन्हें फिलहाल छोड़ने मत दो, लेकिन उनके लिए चीजों को मुश्किल भी मत बनाओ। अगर यह वास्तव में उनका किया धरा है तो उनके पास 1000 ग्राम रंगीन कांच के बारे में विचार होने चाहिए थे। मैं देखना चाहूंगा कि हमसे चोरी करने की कोशिश करने की इतनी बड़ी हिम्मत किसमें है। हाँ, बुजुर्ग ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत पीछे हट गया। ज्यादा दूर नहीं, यिनसू दाई, जिसने कोलाहल सुना था और दौड़कर आ गई थी, हंसपड़ी और बुजुर्ग का पीछा किया, संभवतः कुछ रिपोर्ट करने के लिए था। दूसरी ओर एक सुडौल आकृति वाली एक और युवा महिला अचानक आगे बढ़ी और गोंग जिंगहे से कहा, संप्रदाय मास्टर, कृपया अपना क्रोध शांत करें। वास्तव में अगर हम भूमिगत आत्मिक व्यूह की जांच करना चाहते हैं तो पर्वत उत्खनन जानवर के अलावा एक और तरीका है। आप सुडौल आकृति वाली युवा महिला द्वारा सुझाए गए वैकल्पिक तरीके के बारे में जानना चाहेंगे या त्रिपाठी जीवक्ति और त्रिपाठी ज्वलन की भागने की योजना के बारे में जानना चाहेंगे। एपिसोड नंबर 1279। इस युवा महिला को बोलते देखकर गोंग जिंगहे का भाव थोड़ा शांत हो गया और उन्होंने सिर हिलाया। मुझे बताओ, यह क्या है? ये सुनकर युवा महिला मुस्कुराए। पिताजी, क्या आप भूल गए हैं? मेरे संप्रदाय में एक और शिष्य है जो 1000 ग्राम रंगीन कांच कला की खेती करता है। यह युवा महिला और गोंग जिंगहे पिता और बेटी थे और वे दोनों तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी कोटि के मास्टर थे। छायांकित तारा पर यह स्थिति असामान्य नहीं थी क्योंकि तीसरी कोटि उत्पत्ति वापसी कोटि एक साधक की पहुंच का सीमा था। जैसे कि कई महान संप्रदायों में पिता और पुत्र, गुरु और शिष्य समान खेती के साथ साधक होंगे। जिस तरह से गोंग जिंगहे ने इस युवा महिला को संबोधित किया, ये स्पष्ट था कि वह वही थी जिसका सुंदरी धारक ने त्रिपाठी जीवक्ति से उल्लेख किया था, गोंगाओ फू जो लाखों भ्रम चोटी पर रहती थी। 1000 भ्रम रंगीन कांच कला। जब गोंग जिंगहे ने ये शब्द सुने तो उनकी आंखों की गहराई में भय का एक निशान चमक उठा। अन्य बुजुर्गों के लिए भी यही सच था। वे सभी संभवतः कुछ याद कर रहे थे, उनके भाव जटिल हो रहे थे। क्या वह कनिष्ठ है जो 1000 भ्रम चोटी पर रहती है? गोंग जिंगहे ने जल्दी से अपनी अजीब नजर वापस ली और उदासीनता से पूछा। हाँ, गोंगाओ फू ने हल्के से सिर हिलाया। वह कहाँ है? गोंग जिंगहे ने पूछा। वह संभवतः यहाँ रास्ते में है, शायद इसलिए कि उसने देखा कि यहाँ क्या हुआ। जैसे ही गोंगाओ फू ने बात की, उन्होंने अपना सिर किनारे की ओर मोड़ा जहाँ प्रकाश की एक नीली धार तेजी से पास आ रही थी। सबने एक पल के लिए इंतजार किया, इससे पहले कि प्रकाश की नीली धार उड़ गई और एक सुडौल आकृति को प्रकट करने से पहले एक पल के लिए रुकी। हालांकि जब सबने इस आकृति का चेहरा देखा तो उन सबने कुछ आश्चर्य दिखाया। यह नवागंतुक स्वाभाविक रूप से सुंदरी धारक थी जो जल्दी में यहाँ दौड़कर आई थी, संभवतः ये जानते हुए कि इतने सारे बुजुर्ग यहाँ इकट्ठा होंगे। जैसे कि सुंदरी धारक ने कोई घबराहट नहीं दिखाया और पहले गोंग जिंगहे को एक न तो चापलूसी और न ही अहंकारी तरीके से झुका दिया। 1000 भ्रम चोटी की शिष्य सुंदरी धारक संप्रदाय मास्टर को नमस्ते कहती है। गोंग जिंगहे ने धीरे से सिर हिलाया लेकिन कुछ नहीं कहा। सुंदरी धारक ने फिर गोंगाओ फू को झुका दिया, इससे पहले कि मौजूद कई बुजुर्गों को नमस्ते कहें। गोंगाओ फू की भौं थोड़ी झुक गई क्योंकि उन्होंने अपनी दिव्य चेतना से सुंदरी धारक को स्वीप किया, संदेह से पूछते हुए, युआन ए, तुम पिछले कुछ दिनों से क्या कर रही हो? तुम महत्वपूर्ण शक्ति का कुछ नुकसान उठाया हुआ क्यों लगती हो? सुंदरी धारक ने अपना सिर झुका लिया और जवाब दिया, शिष्य को अपनी खेती में एक मामूली झटका लगा। हालांकि यह कोई गंभीर मामला नहीं है। आपकी चिंता के लिए धन्यवाद। हालांकि उन्होंने यही कहा, सुंदरी धारक का भाव उदासीन रहा, जैसे कि वह बस एक नियमित दिनचर्या का पालन कर रही थी। ये देखकर गोंग जिंगहे झुक गए। उन्होंने उनके रवैया की परवाह नहीं की। तुम्हारी गुरु ने कहा कि तुम्हारे पास रंगीन कांच पर्वत के नीचे की स्थिति की जांच करने का एक तरीका है, क्या ये सच है? रंगीन कांच पर्वत की जांच? हाँ, हमें संदेह है कि भूमिगत प्रतिबंधों में से एक क्षतिग्रस्त हो गया है। बस मुझे नहीं पता कि क्या ये किसी व्यक्ति द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया था या अपने आप में, इसलिए मुझे इसकी जांच करने के लिए तुम्हारी आवश्यकता है। क्या कोई समस्याएं हैं? संप्रदाय ने मुझे बड़ा किया और मुझे बड़ा किया, अब जब मेरे पास इसके लिए एक उपयोग है तो सुंदरी धारक स्वाभाविक रूप से इनकार नहीं करेगी। सुंदरी धारक ने हल्के से जवाब दिया। ये सुनकर गोंगाओ फू ने अपना मुंह खोला, जैसे कि वह कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अंत में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल कहा, अगर ऐसा है तो जांच करो और हमें स्थिति की जानकारी दो। शिष्य आज्ञा मानती है। सुंदरी धारक ने संकोच नहीं किया, तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली और अपनी गुप्त कला को संचारित किया। जल्द ही रंगीन कांच पर्वत से फूटने वाले के समान एक रंगीन कांच दिव्य प्रकाश उनके कोमल शरीर से फूट पड़ा, लेकिन यह रंगीन कांच दिव्य प्रकाश रंगीन कांच पर्वत के 1,00,000वें हिस्से से कम था। रंगीन कांच दिव्य प्रकाश सुंदरी धारक के चारों ओर केवल एक पल के लिए झिलमिलाहट हुआ, इससे पहले कि प्रकाश की एक धार में बदल जाए जो सीधे रंगीन कांच पर्वत में दौड़ गई। ये देखकर कई बुजुर्गों जिन्होंने पहले 1000 भ्रम रंगीन कांच कला को कभी नहीं देखा था, उन्होंने रुचि के भाव दिखाए। क्योंकि 1000 भ्रम रंगीन कांच पर्वत 5 तत्वों द्वारा प्रतिबंधित नहीं था और किसी की आत्मा को प्रतिबंधित करने का प्रभाव था, भले ही उनकी खेती सुंदरी धारक की तुलना में कहीं अधिक थी, वे अपनी दिव्य चेतना को जारी करने या रंगीन कांच पर्वत के नीचे की स्थिति की जांच करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने में असमर्थ थे। लेकिन अब सुंदरी धारक, जो केवल एक तीसरी कोटि संत राजा थी, इस उपलब्धि को आसानी से पूरा करने में सक्षम थी, जिससे वे रुचि और सदमे दोनों महसूस कर रहे थे।
वे स्वाभाविक रूप से हजार ब्रह्म रंगीन कांच कला और इस गुप्त कला की खेती के खतरों के बारे में जानते थे, इसलिए एक पल के चिंतन के बाद उन्होंने अब और सुंदरी धारक पर कोई ध्यान नहीं दिया और बस चुपचाप इंतजार किया। लंबे समय के बाद प्रकाश की किरण जो रंगीन कांच पर्वत में दौड़ गई थी, अचानक फिर से दिखाई दी और सुंदरी धारक की कोमल शरीर में दौड़ गई। ये देखकर रंगीन कांच संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने सुंदरी धारक की ओर देखने के लिए मुड़े, उनके जवाब का इंतजार करते हुए। सुंदरी धारक दूसरी ओर अभी भी अपनी आंखें बंद किए हुए थी, जैसे कि वह कुछ महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और झुकी। संप्रदाय मास्टर, सम्मानित गुरु को रिपोर्ट करते हुए, रंगीन कांच पर्वत के नीचे का अवरोध वास्तव में क्षतिग्रस्त है और इसके बगल में एक राक्षस जानवर का शव लगता है। ऐसा लगता है कि चूंकि इस राक्षस जानवर ने अवरोध को शुरू किया, न केवल यह मारा गया, ये क्षतिग्रस्त भी हो गया। राक्षस जानवर, डू उपनाम वाली सुंदर महिला का चेहरा थोड़ा बदल गया। क्या ये पर्वत उत्खनन जानवर हो सकता है? यह नहीं होना चाहिए। माँ उपनाम वाले पुरुष ने भी एक परेशान भाव पहना, तार्किक रूप से बोलते हुए, पर्वत उत्खनन जानवर को अवरोध को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। इसने इस जगह को कई बार बिना कोई गलती किए खोजा है, तो इस बार यह ऐसा क्यों था? डू उपनाम वाली सुंदर महिला ने सुंदरी धारक को देखा और एक मामूली मुस्कान के साथ पूछा, मार्शल भतीजी, क्या ये हो सकता है कि तुमने एक गलती की? पर्वत उत्खनन जानवर एक राक्षस जानवर था जिसे हमने इस जगह में उपयोग के लिए खासकर 10,000 जानवर संप्रदाय से खरीदा था। इसे अवरोध को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए था। तब मुझे नहीं पता, लेकिन यह वह स्थिति है जिसकी मैंने जांच की। अगर बुजुर्ग डू मुझ पर विश्वास नहीं करती है, तो आप जांच करने का एक और तरीका ढूंढ सकती हैं। सुंदरी धारक ने ये 2 शब्द कहने के बाद उनका चेहरा थोड़ा पीला हो गया, जैसे कि हजार ब्रह्म रंगीन कांचकला का उपयोग करने से उन्हें थकान हो गई थी। डू उपनाम वाली सुंदर महिला अजीब ढंग से मुस्कुराए और कुछ और नहीं कहा। अगर उनके पास ध्यान से जांच करने का एक तरीका होता, तो उन्हें सुंदरी धारक की क्षमता पर निर्भर होने की आवश्यकता क्यों होती? ये बस इतना था कि वह और बुजुर्ग माँ इस जगह की हर समय रक्षा कर रहे थे, इसलिए अब जब रंगीन कांच पर्वत के साथ कुछ हुआ था, तो उन्हें कुछ जिम्मेदारी उठानी पड़ी। चूंकि यह पर्वत उत्खनन जानवर के साथ एक समस्या है, तो यह एक बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। जो बाकी है वह आत्मिक व्यूह की मरम्मत करना है। चूंकि भूमिगत अवरोध टूट गया है, तो हमें इसे ठीक करने का एक और तरीका ढूंढना होगा। बोनजिंघे के चेहरे पर एक विचारशील भाव चमक उठा, लेकिन उन्होंने सुंदरी धारक से बहुत अधिक प्रश्न नहीं पूछे। पिताजी, चूंकि यह पर्वत उत्खनन जानवर के साथ एक समस्या है, तो क्या हमें उन मेहमानों की जांच करनी चाहिए जो इस समय के दौरान आए हैं? जब गोंगाओफू ने यह प्रश्न पूछा, तो उन्होंने सुंदरी धारक पर नजर डाली। जाहिर तौर पर यिनसू डाई से सीखा था कि सुंदरी धारक ने भी कुछ दिनों पहले मेहमानों को प्राप्त किया था। आप इस मामले पर खुद निर्णय ले सकती हैं। बोनजिंघे ने अपना हाथ हिलाया, इससे पहले कि मुड़े, उनकी आकृति झिलमिलाहट हुई और गायब हो गई। जैसे ही उनके संप्रदाय मास्टर चले गए, कई बुजुर्ग गुप्त रूप से राहत की सांस लिए बिना नहीं रह सके। माँ उपनाम वाले पुरुष और डू उपनाम वाली सुंदर महिला ने एक दूसरे पर नजर डाली। इससे पहले कि पूर्व ने कहा, हालांकि मार्शल भतीजी, सुंदरी धारक की जांच के अनुसार यहाँ अवरोध का विनाश बाहरी लोगों से कोई लेना देना नहीं है। मुझे अभी भी लगता है कि कुछ गलत है। बुजुर्ग डू 30 से अधिक वर्षों से पर्वत उत्खनन जानवर की खेती कर रही है और कभी कोई गलती नहीं की है, लेकिन इस बार यह हुआ है। शायद इसके लिए कोई अज्ञात कारण है। जब सबने उन्हें ये कहते हुए सुना, तो वे स्वाभाविक रूप से समझ गए कि वह जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। अगर यह एक बाहरी व्यक्ति होता, तो उन्हें और डू उपनाम वाली सुंदर महिला की जिम्मेदारी स्वाभाविक रूप से हल्की होती। तुरंत सब हंस पड़े और कहा कि इस मामले को माँ उपनाम वाले पुरुष और डू उपनाम वाली सुंदर महिला द्वारा संभाला जाएगा और वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। माँ उपनाम वाले पुरुष ने इनकार नहीं किया और स्वाभाविक रूप से पूरी ताकत से आगंतुकों की जांच करने की तैयारी की। दूसरी ओर सुंदरी धारक एक पीले चेहरे के साथ गोंगाओफू की ओर चली और झुकी। सम्मानित गुरु, शिष्य भी वापस जाकर आराम करेगी। अच्छा, मैंने तुम्हें इस बार परेशान किया है। हजार ब्रह्म रंगीन कांच कला में लघु सिद्धि चरण तक पहुंचने से पहले तुम आमतौर पर रंगीन कांच दिव्य प्रकाश का उपयोग नहीं कर सकती हो। ऐसा लगता है कि इस बार तुम्हारे युआन क्यूई का नुकसान छोटा नहीं है। हजार ब्रह्म चोटी पर वापस जाओ और कुछ महीने आराम करो। 100 स्क्रीनिंग गोलियों की यह बोतल लो, ये तुम्हारे युआन क्यूई के नुकसान की भरपाई करने में सक्षम होनी चाहिए। ऐसा कहते हुए गोंगाओफू ने सुंदरी धारक पर गोलियों की एक बोतल फेंक दी। सुंदरी धारक ने इसे पकड़ा, उन्हें जोरदार धन्यवाद दिया और तुरंत पीछे हट गई। गोंगाओफू का उन्हें कुछ महीने आराम करने की अनुमति देना बिल्कुल वही था जो वह चाहती थी। उन्होंने मूल रूप से उत्पत्ति वापसी कोटि में तोड़ने की कोशिश करने से पहले कुछ महीने आराम करने की योजना बनाई थी। जबकि रंगीन कांच संप्रदाय के कई बुजुर्गों ने अवरोध और आत्मिक व्यूह की मरम्मत की, सुंदरी धारक हजार ब्रह्म चोटी पर वापस आ गई और सीधे उस कमरे में चली गई जहां त्रिपाठी जीवक्ति पहले रहे थे। कमरे के अंदर खड़े होकर और चारों ओर देखते हुए सुंदरी धारक की सुंदर आंखें अनिश्चितता से झिलमिलाहट हुईं। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी संत शक्ति को संचारित करना शुरू कर दिया और रंगीन कांच दिव्य प्रकाश उनके शरीर से फिर से फूट पड़ा, सीधे जमीन में ड्रिलिंग और गायब हो गया।
अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ते हुए सुंदरी धारक ने सावधानीपूर्वक अपने चारों ओर जांच की और एक पल के बाद उनका कोमल शरीर अचानक हिल गया क्योंकि उनके चेहरे पर अविश्वास का एक भाव दिखाई दिया। धीरे से फुसफुसाते हुए, ये वास्तव में तुम हो? जब वह पहले रंगीन कांच पर्वत की जांच कर रही थी तो उन्होंने ध्यान दिया था कि रंगीन कांच पर्वत के नीचे एक छोटा सा छेद था जो संभवतः किसी चीज द्वारा ड्रिल किया गया था। इसके शीर्ष पर रंगीन कांच पर्वत में बहुत सारा हजार भ्रम रंगीन कांच गायब लगता था। हालांकि जब उन्होंने जांच करने के लिए एक छोटे भूमिगत मार्ग का पालन किया तो सुंदरी धारक को यह जानकर हैरानी हुई कि इस मार्ग ने वास्तव में उनके हजार भ्रम चोटी की ओर नेतृत्व किया। हालांकि पूरे मार्ग की जानबूझकर मरम्मत की गई थी, फिर भी कुछ अगोचर निशान पीछे छोड़ दिए गए थे और रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के आवरण के तहत इन निशानों को छिपने की कोई जगह नहीं थी। आश्चर्यचकित होकर सुंदरी धारक ने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस मामले का त्रिपाठी जीवोक्ति से कुछ लेना देना हो सकता है। उस समय वह निश्चित नहीं थी और केवल सावधान रही थी, इसलिए उन्होंने पर्वत उत्खनन जानवर पर सारा दोष डाल दिया था। हालांकि पर्वत उत्खनन जानवर को अवरोध द्वारा नहीं मारा गया था और इसके बजाय कुछ चीज द्वारा थप्पड़ मारा गया लगता था। अब जब वह हजार भ्रम चोटी पर वापस आ गई थी और जांच की तो उन्होंने तुरंत अपनी पिछली अटकल की पुष्टि की। उस कमरे के नीचे जहां त्रिपाठी जीवोक्ति रहे थे एक समान मार्ग था जो रंगीन कांच पर्वत की ओर नेतृत्व करता था। इन सालों में सुंदरी धारक ने केवल 2 मेहमानों को प्राप्त किया था, त्रिपाठी जीवोक्ति और त्रिपाठी बादल, इसलिए अगर उन्होंने इस जगह पर कुछ नहीं किया था तो यह अजीब होगा। सुंदरी धारक को नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवोक्ति ने यहाँ से हजार भ्रम रंगीन कांच पर्वत तक एक मार्ग खोलने और रंगीन कांच पर्वत के इतने बड़े क्षेत्र को खाली करने के लिए किस तरह की जादुई विधि का उपयोग किया था। हालांकि वह जानती थी कि अगर इस मामले का खुलासा हुआ तो त्रिपाठी जीवोक्ति को निश्चित रूप से रंगीन कांच संप्रदाय द्वारा शिकार किया जाएगा। हजार भ्रम रंगीन कांच कला का उपयोग किए बिना हजार भ्रम रंगीन कांच की कटाई करने का उनका तरीका निश्चित रूप से कुछ ऐसा नहीं था जिसे संप्रदाय के बुजुर्ग जाने देने के लिए तैयार होंगे। एपिसोड नंबर 1280। सौभाग्य से केवल उन लोगों को ही इसके बारे में पता होता जिन्होंने हजार भ्रम रंगीन जैड शास्त्र कला की खेती की थी। संप्रदाय मास्टर भी जांच करने में सक्षम नहीं होंगे जब तक कि पूरा रंगीन कांच पर्वत हटाया नहीं जाता। पहले उन्होंने सारा दोष पर्वत उत्खनन जानवर पर डाल दिया था, इसलिए संभवतः त्रिपाठी जीवोक्ति कोई संदेह पैदा नहीं करेंगे। थोड़ी देर बाद सुंदरी धारक थोड़ी शांत हो गई और इस मामले को चुपचाप अपने दिल में दफनाने का फैसला किया, इसके बारे में किसी को नहीं बताया। उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति के रहने वाले कमरे के चाक फर्श के गहरे नीचे छोटे मार्ग के निशानों को छिपाने की पूरी कोशिश की। त्रिपाठी जीवोक्ति ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि सुंदरी धारक के पास इस मामले की जांच करने का एक तरीका होगा। उन्होंने सोचा था कि सब कुछ किसी को पता चले बिना हो जाएगा। जाने से पहले उन्होंने जानबूझकर पत्थर मूषक को चाक के नीचे के मार्ग की मरम्मत करने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने और त्रिपाठी ज्वलन दोनों ने हजार भ्रम रंगीन कांच कला और रंगीन कांच दिव्य प्रकाश के रहस्यों को कम आंका था। इस पल त्रिपाठी जीवोक्ति और त्रिपाठी ज्वलन भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला से 1 लाख किलोमीटर दूर थे और वर्तमान में एक निश्चित स्थान की ओर उड़ रहे थे। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति को अभी भी एक सूक्ष्म भावना थी कि कुछ गलत है और उनका भाव गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने लगातार अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके आसपास की स्थिति की जांच की। मुझे क्यों लगता है कि तुम थोड़ा सतर्क हो रहे हो? त्रिपाठी ज्वलन ने भौहें चढ़ाकर पूछा। हाँ, जब पत्थर मूषक बाहर आया तो इसे एक बहुत ही अजीब राक्षस जानवर का सामना करना पड़ा। हालांकि वह राक्षस जानवर केवल छठी कोटि पर था और एक ही थप्पड़ से मारा गया था। रंगीन कांच पर्वत में परिवर्तन का उससे कुछ लेना देना होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या उस राक्षस जानवर ने किसी तरह का संदेश वापस भेजा, लेकिन अगर उसने भेजा तो हमें तेजी से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। छोटी ने एक राक्षस जानवर को मारा, त्रिपाठी ज्वलन ने विस्मय में कहा। यह पहली बार था जब उन्होंने इस मामले के बारे में सीखा था। यह रंगीन कांच संप्रदाय द्वारा विशेष रूप से पाला गया एक राक्षस जानवर होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि यह किस तरह का है, लेकिन मैं जानता हूं कि यह रंगीन कांच पर्वत के नीचे के विभिन्न अवरोधों को नजरअंदाज कर सकता है, इसलिए इसे संभवतः स्थिति की जांच करने के लिए रंगीन कांच संप्रदाय के किसी व्यक्ति द्वारा वहां रखा गया था। सौभाग्य से पत्थर मूषक होशियार था और उसे मारने से पहले प्रतिक्रिया करने का कोई समय नहीं दिया, अन्यथा हमें इस बार बहुत परेशानी होती। ओह, बात करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति की आकृति अचानक रुक गई क्योंकि उन्होंने सामने की ओर देखा। उनका भाव थोड़ा बदल गया। क्या हुआ? कोई इस रास्ते आ रहा है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें संकीर्ण की और उस दिशा में देखा। उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था। त्रिपाठी ज्वलन ने भी उस दिशा में देखा जहां वह देख रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। हालांकि वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवोक्ति एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, इसलिए उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने बस धीरे से पूछा, क्या वे हमारे लिए आ रहे हैं? अगर वे उन दोनों के लिए यहाँ थे तो उन्हें पीछे से पीछा करना चाहिए था। वे सामने से क्यों आएंगे? यह यिनसू दाई है। वे वास्तव में हमारे लिए आ रहे हैं। त्रिपाठी जीवोक्ति कड़वाहट से मुस्कुराए। त्रिपाठी ज्वलन ने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि रंगीन कांच संप्रदाय में एक अंतरिक्ष व्यूह पास के एक शहर से जुड़ा हुआ है, अन्यथा ये स्थिति नहीं होती। हमें क्या करना चाहिए? हम और क्या कर सकते हैं? अगर हम अब उनसे बचते हैं
तो हम खुद को दिखावा कर रहे होंगे। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। इसके बजाय उन्होंने दिखावा किया कि उन्होंने दूसरी ओर से आने वाले लोगों के कोई निशान नहीं देखे और सीधे उनसे मिलने चले गए, क्योंकि उन्होंने पाया कि हालांकि यिनसू डाई केवल एक नहीं आ रही थी, उनके साथ कोई उत्पत्ति वापसी कोटि का मास्टर नहीं था, इसलिए वह डरते नहीं थे। 100 किलोमीटर आगे यिनसू डाई 2 तीसरी कोटि संत राजा साधकों को नेतृत्व कर रही थी। उनकी भौं थोड़ी झुकी हुई थी। जब उन्होंने सुना था कि संप्रदाय मास्टर ने सभी आगंतुकों की पूरी तरह से जांच का आदेश दिया है, तो वह खुशी से झूम उठी थी। आखिरकार कुछ दिनों पहले उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों में एक छोटा सा नुकसान उठाया था, जब उन्होंने अपनी लुभाने वाली तकनीक का उपयोग किया था, जिससे उन्हें उनका फायदा उठाने की अनुमति मिली थी, जिससे यिनसू डाई को काफी परेशानी हुई थी। इस बिंदु का उल्लेख किए बिना भी त्रिपाठी जीवप्ती सुंदरी धारक के मेहमान थे, जो यिनसू डाई के लिए उन्हें गंभीरता से लेने के लिए पर्याप्त था। वह त्रिपाठी जीवप्ती के साथ परेशानी ढूंढने का एक अवसर नहीं होने के बारे में चिंतित थी, लेकिन अब अवसर उनके ठीक सामने प्रस्तुत हो गया था। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि सुंदरी धारक और त्रिपाठी जीवप्ती के बीच क्या संबंध था, और उन्होंने इस बार त्रिपाठी जीवप्ती को 1000 ब्रह्म चोटी पर वापस क्यों लाया था। यिनसू डाई को कैसे पता होता कि आगंतुकों की एक पूरी तरह से जांच केवल भूखने और काटने वाली नहीं थी। यिनसू डाई उत्साह से इस मामले की रिपोर्ट करने के लिए चांगचाक बूढ़े आदमी के पास गई, जो इस मामले के प्रभारी थे। जब चांगचाक बूढ़े आदमी ने सुना कि त्रिपाठी जीवप्ती केवल एक दूसरी कोटि संत राजा थे, तो उन्होंने तुरंत उनमें रुचि खो दी और उनका पीछा करने की कोशिश भी नहीं की। हालांकि चांगचाक बूढ़े आदमी ये भी जानते थे कि यिनसू डाई क्या सोच रही थी और उन्हें त्रिपाठी जीवप्ती का पीछा करने से नहीं रोका। जैसे कि यिनसू डाई ने रंगीन कांच संप्रदाय से 2 मजबूत सहायकों को खींचा और त्रिपाठी जीवप्ती को रोकने के लिए ठीक समय पर 1 लाख शहरों तक टेलीपोर्ट करने के लिए संप्रदाय में अंतरिक्ष व्यूह का उपयोग किया। उनके बगल में 2 साधकों में से एक लंबा और मजबूत था, एक भालू जितना मजबूत। उसकी 2 खुली गर्दनें मांसपेशियों से उभरी हुई थी। पहली नजर में कोई बता सकता था कि वह असाधारण शक्ति का एक पुरुष था। उनकी भान के बीच एक हत्यारा आभा उमड़ रही थी, जैसे कि वह अत्यंत क्रूर था। हालांकि जब ऐसा एक पुरुष यिनसू डाई को देखता था, तो उसकी आंखें कोमलता और सौम्यता से भरी हुई थीं, और जब उसने उनसे बात की तो उसने जानबूझकर अपनी आवाज कम की, जैसे कि वह डरता था कि वह इस सुंदर महिला को नाराज कर देगा। दूसरे व्यक्ति की एक गरिमापूर्ण उपस्थिति थी। इस पल उनकी आंखों में एक फीका प्रकाश चमक रहा था। वह एक गंभीर चेहरे के साथ चारों ओर देख रहा था, जैसे कि वह कुछ ढूंढ रहा था। उनकी टकटकी के तहत 100 मील के दायरे के भीतर सब कुछ स्पष्ट रूप से देखा जा सकता था। भाई लुओ, क्या तुमने उसे ढूंढ लिया है? भरी पुरुष ने अचानक दूसरे साधक को देखा और पूछा, तुम उसे इतने लंबे समय से ढूंढ रहे हो, फिर भी एक भी सुराग नहीं मिला है। क्या तुम अपनी पूरी ताकत का उपयोग नहीं कर रहे हो? तुम किस लिए आग्रह कर रहे हो? जब उस साधक ने, जिसे लुओ शिगुओ कहा गया था, ये सुना, तो उसके चेहरे पर एक अप्रसन्न भाव दिखाई दिया। वे भव्य क्रिस्टल पर्वत श्रृंखला को बहुत पहले छोड़ चुके हैं। हालांकि हम उनके सामने हैं, कौन जानता है कि वे किस दिशा में जाएंगे। अगर भाई हाउ अभी भी चिंतित हैं, तो तुम खुद क्यों नहीं ढूंढते? मैंने सुना है कि भाई हाल ही में अपनी आत्मा की खेती कर रहे हैं, इसलिए ये तुम्हारी हाल के प्रयासों के परिणामों का परीक्षण करने का एक अच्छा अवसर है। ऐसा लगता है कि गुरु ने तुम्हें आत्मा स्पष्टता गोलियों की एक बोतल दी, इसलिए संभवतः भाई की आत्मा पहले से कहीं अधिक मजबूत है ना? भाई लुओ के उपहास को सुनकर हाउ उपनाम वाले भरी पुरुष को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। जिस गुप्त कला की उन्होंने खेती की थी, उसने उनकी आत्मा के विकास पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये कहा जा सकता है कि उनकी आत्मा उनकी सबसे बड़ी कमी थी, और जैसे जैसे उनकी शक्ति बढ़ती गई, ये कमी अधिक से अधिक स्पष्ट हो गई। इसलिए कुछ समय पहले उन्हें अपनी आत्मा की खेती शुरू करने के लिए मजबूर किया गया था। अब जब उनके कनिष्ठ भाई लुओ ने उनके दुखती नस को उठाया था और इतनी सुंदर महिला के सामने हाउ उपनाम वाले भरी पुरुष को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वे दोनों सामान्य रूप से ठीक थे, जैसे भाई और कनिष्ठ भाई, उनके बीच कोई घर्षण नहीं था, लेकिन अब यिनसू डाई के सामने यह अनिवार्य था कि वे उनके स्नेह के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। हाउ उपनाम वाले भरी पुरुष के शर्मिंदा चेहरे को देखकर जैसे कि उनके दिल में क्रोध फूटने वाला था, यिनसू डाई ने जल्दी से कहा, 2 भाइयों, कृपया झगड़ा न करें। इस बार मैंने तुम दोनों को बाहर आने के लिए आमंत्रित किया क्योंकि मैं तुम्हारी संयुक्त शक्ति को उधार लेना चाहती थी। भाई लुओ की आत्मा नेत्र तकनीक की स्थिति में किसी को ढूंढने के लिए उत्तम है, और उसे ढूंढने के बाद मुझे उसे पकड़ने के लिए भाई हाउ को परेशान करना होगा। 2 भाइयों ने संप्रदाय के सर्वोच्च खजाने रंगीन कांच पर्वत के साथ घटना देखी होगी। संप्रदाय मास्टर और कई चांगचाक बुजुर्गों को संदेह है कि यह एक बाहरी व्यक्ति के कारण हुआ था, लेकिन उस उपनाम यांग ने पहले या बाद में छोड़ा नहीं, बल्कि इस समय छोड़ने का फैसला किया। उसके साथ स्पष्ट रूप से कुछ गलत है, इसलिए हम उसे भागने नहीं दे सकते। यिनसू डाई ने 2 की ईर्ष्या के कारण कोई परेशानी के संकेत नहीं दिखाए और इसके बजाय अपने सुंदर चेहरे पर आनंद का एक भाव पहना, जैसे कि वह उन दोनों के लिए जितना संभव हो उतना उग्र रूप से झगड़ा करने का इंतजार नहीं कर सकती थी। हालांकि अभी त्रिपाठी जीवप्ती को ट्रैक करना अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उन्हें समझाने की कोशिश करनी पड़ी। उन्हें ये कहते हुए सुनकर हाउ उपनाम वाले भरी पुरुष का चेहरा उदास हो गया, क्योंकि उन्होंने उनके शब्दों को वास्तविक मान लिया। तो ये वास्तव में वह छोटा बच्चा था जिसने ये किया।
मुझे नहीं पता, यिनसुडाई एक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। लेकिन यह मामला बहुत महत्व का है, इसलिए हम किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को जाने नहीं दे सकते। उसे पकड़ो और उसे संप्रदाय के चाणक्य बुजुर्गों को सौंप दो, वे स्वाभाविक रूप से तय करेंगे कि उसके साथ क्या करना है। वह आदेशों को कमान करने के लिए एक मुर्गी की पंख का उपयोग कर रही थी, तो वह इतने आत्मविश्वास से कैसे बोल सकती थी। इसके अलावा उनके शब्द केवल ह उपनाम वाले भरी पुरुष को बेवकूफ बना सकते थे, जबकि लुओ उपनाम वाले साधक ने अपने चेहरे पर एक विचारशील भाव पहना, स्पष्ट रूप से कुछ समझते हुए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके लिए एक व्यक्ति को ढूंढना बस बच्चों का खेल था। यिनसुडाई को एक पक्ष बेचना सबसे महत्वपूर्ण चीज थी। अच्छा, कनिष्ठ भाई लुओ, सावधानीपूर्वक ढूंढो। जब तुम उस छोटे बच्चे को ढूंढते हो तो ये बड़ा भाई उसे पकड़ेगा। हमारे रंगीन कांच पर्वत के बारे में विचार रखने की हिम्मत करते हुए मैं देखना चाहता हूँ कि इस छोटे बच्चे के 3 सिर और 6 बाहें हैं। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने अपने सफेद दांत निकाले, जिससे उन्हें एक भयानक उपस्थिति मिली। साधक लुओ बस बोलने ही वाले थे कि अचानक उनकी आत्मा हिल गई और उन्होंने चिल्लाया, ढूंढ लिया। कहाँ? यिनसुडाई ने भी एक खुश भाव पहना और जल्दी से पूछा। उस रास्ते, वे हमारी ओर आ रहे हैं। साधक लुओ ने इशारा किया और हल्के से सिर हिलाया। हाँ, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कनिष्ठ बहन ने बताया। एक पुरुष और एक महिला एक काले लिबादे में लिपटी हुई है, वे वही हैं। तो कोई गलती नहीं है, यिनसुडाई कोमलता से मुस्कुराई। दिलचस्प, वे वास्तव में सीधे हमारे जाल में चले गए। हाँ, उपनाम वाले भरी पुरुष ने भी मुस्कुराया और चिल्लाया, बड़ा भाई पहले जाएगा, कनिष्ठ भाई लुओ, कनिष्ठ बहन की रक्षा करो और हमारे उन्हें पकड़ने का इंतजार करो। ये देखकर लुओ जानता था कि यह भरी पुरुष से चुराने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार वह वही था जिसने उन्हें ढूंढा था, इसलिए अगर वह उन्हें पकड़ना चाहता था तो वह इस अवसर का उपयोग यिनसुडाई के साथ कुछ अकेले समय का आनंद लेने के लिए कर सकता था। अपना सिर थोड़ा मोड़ते हुए लुओ मुस्कुराया और कहा, भाई हम काफी अधीर हैं। कनिष्ठ बहन, चलो धीरे धीरे चलते हैं, संभवतः जब तक हम पहुंचते हैं भाई अपना कार्य पहले ही पूरा कर चुके होंगे। एक मामूली दूसरी कोटि संत राजा में किस तरह का कौशल हो सकता है। यिनसुडाई की सुंदर आंखों में एक अजीब प्रकाश चमका, लेकिन ये सुनकर उन्होंने उदासीनता से सिर हिलाया। हाँ, ये सब भाई लुओ की आत्मा दृष्टि के कारण है, अन्यथा इतने बड़े क्षेत्र में किसी को ढूंढना काफी परेशानी होता।